हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्टडी अड्डा लीगल। आज हम लोग बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 7 जो कि प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स इसके बारे में बात करता है। ये इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो सेक्शन 94 से 110 तक में दिए गए हैं। सीआरपीसी में सेम चैप्टर था बट उसका सेक्शन जो था 91 से लेके 105 तक में दिए गए थे। इससे पहले जो हम लोग ने चैप्टर पढ़ा था वो प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस के बारे में था कि किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को हम लोग कोर्ट में कैसे बुला सकते हैं। और जो हम इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे किसी डॉक्यूमेंट को, किसी कागज को, किसी थिंग्स को हम लोग कोर्ट में कैसे अपीयर करवा सकते हैं, बुलवा सकते हैं। ठीक है, कि किसी कागज को कैसे मंगवा सकते हैं कोर्ट में, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले जो हमारा चैप्टर 6 था उसमें हम लोग ने बात किया था कि अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाना है उसके 4 तरीके दिए गए थे कि भैया पहले क्या होगा कि उसके खिलाफ में समन इशू होगा, अगर समन पे वो नहीं आता है तो उसके खिलाफ में वारंट इशू होगा, वारंट में भी अगर वो व्यक्ति नहीं आता है तो उसके बाद उसका प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट होगा उसके संपत्ति। देयर आफ्टर क्या कुछ अदर मिसलेनियस रूल्स दिए गए थे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो हमारा चैप्टर 7 है आज का, इसमें भी 4 रूल्स दिए गए हैं, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ABCD। इसमें वही तरीके बताए गए हैं कि प्रोडक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट कोर्ट में हम लोग कैसे करवाएंगे, क्या क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा और माफी चाहेंगे कि वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। ठीक है, सप्ताह में मैंने सोचा था कि 2 वीडियो डालूंगा बट काम के कारण मैं नहीं डाल पा रहा था। और थैंक यू सो मच। अच्छा, किसी को भी नोट्स चाहिए, ठीक है, तो नोट्स के लिए आप लोग को क्या करना होगा, अभी आप मेरे YouTube के मेन सेक्शन में जाइए, YouTube चैनल के मेन सेक्शन में, वहां पे आपको ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा। ज्वाइन के ऑप्शन में जाके एटलीस्ट आप लोग 89 रुपीज का मंथली सब्सक्रिप्शन है मेरा। तो कोई व्यक्ति अगर मंथली लेता है सब्सक्रिप्शन तो ऑलमोस्ट आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लीजिए, उसके बाद फिर कभी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा। जो भी मेरे पास नोट्स होगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक ही बार लेना होगा, वो बस लिख रहा है मंथली, लेकिन आप एक बार ले लो, हम 100%। और उसके बाद लेने के बाद ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540819125। आप इसमें उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको नोट्स वाइज और अदर भी जो भी नोट्स होगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, ठीक है, मुस्लिम लॉ है, लेबर लॉ है, इन्वायरमेंटल लॉ है, कंपनी लॉ है, तो ये सब के जो भी मेरे पास नोट्स अवेलेबल होंगे वो सब आप लोग को जो जो टॉपिक आप बोलोगे उस हिसाब से मैं भेजते रहूँगा। तो एटलीस्ट 89 रुपीज़ तो खर्चा कर ही सकते हो यार, मतलब बहुत कम है तुम लोग के लिए, हम लोग के लिए। चलो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। और जिसके पास नहीं है भाई तो ऐसा मत सोचना कि ऐसा कोई नेसेसरी है, नहीं है तो भी मैसेज कर दियो यार, हम भेज देंगे। ठीक है, चलो सेक्शन में आते हैं, चैप्टर्स में आते हैं। चैप्टर क्या है, देखो चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। चार पार्ट्स में क्या है कि भाई किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बुलाने के लिए, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर एग्जांपल है कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है जो कि नेसेसरी है, जरूरी है कोर्ट को किसी भी केस को डिटरमिन करने के लिए, किसी केस में जजमेंट पास करने के लिए, तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को कैसे बुलाएगा, कोर्ट में मंगवाएगा। तो उससे रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं। बोला कि भाई पूरे चैप्टर को 4 भाग में बांट दिए, जो पहले हम लोग बांटे थे कि पहला प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग समन इशू करेंगे, जो कि सेक्शन 94 एंड 95 में दिए गए हैं। उसके बाद क्या है, सर्च वारंट हम लोग इशू करेंगे। अगर समन के बाद अगर नहीं आता है तो हम लोग उससे रिलेटेड सर्च इशू करेंगे, जो कि 96 से लेके 106 तक में दिए गए हैं। तीसरा, जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्च, ठीक है, सर्च एंड सीजर से रिलेटेड प्रोविजन 102, 103 एंड 104 में इस सेक्शन में दिए गए हैं। और अदर मिसलेनियस रूल्स रिगार्डिंग सर्च एंड सीजर वो सेक्शन 105 से 110 तक में दिए गए हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग 4 भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला सेक्शन जो है वो है सेक्शन 94, समन टू प्रोड्यूस का ये पहला सेक्शन है। ठीक है, इसको देखने जा रहे हैं। तो क्या कहता है कि अगर कोई कोर्ट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन को ये लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट जरूरी है, ठीक है,
कैसा डॉक्यूमेंट? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी हो सकता है डॉक्यूमेंट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन डिवाइस यानी मोबाइल फोन हो गया, अदर जो है इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन डिवाइस, ये सब जरूरी है। या डिजिटल एविडेंस, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप चैट है, इंस्टाग्राम चैट है, ठीक है, नॉर्मल एसएमएस है तुम्हारा, ये सब जरूरी है कि, और अदर थिंग, ये सब जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? तो नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए, या इंक्वायरी के लिए जरूरी है, या ट्रायल के समय पे जरूरी है, या अदर प्रोसीडिंग, ये सब में हम लोग को जरूरी है ये सब डॉक्यूमेंट्स जो हम लोग डिस्कस किए हैं, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस। तो क्या करेगा? तो कोर्ट जो है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स और थिंग, कोर्ट जो है समन इशू करेगा, और पुलिस ऑफिसर जो है रिटेन ऑर्डर इशू करेगा। देखो हमेशा याद रखना कि यहां पे जो अगर कोर्ट के द्वारा इशू किया जा रहा है तो उसको समन कहेंगे, और अगर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन इशू कर रहा है तो उसको रिटेन ऑर्डर कहेंगे। और जो है ये भी एक नया चीज है कि इधर फिजिकल और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी एक पेपर जो नॉर्मल जो प्रचलन है कि भाई पेपर में समन इशू हो गया तो वो भी हो सकता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी व्हाट्सएप पे या ईमेल के थ्रू आपको भेजा जा सकता है कि फलना फलना डॉक्यूमेंट कोर्ट में जरूरी है, आपको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब किसको करेंगे? तो जिस पर्सन के पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट हो, या जिसके पास वो पावर हो, यानी फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट है और उसका मालिक कहीं और रहता है, और उसका जो पावर एंड अथॉरिटी वो किसी को दे के गया है, नौकर को या हेयर्स को, ठीक है, तो उसके पास अगर वो डॉक्यूमेंट है तो उसके खिलाफ में हम लोग समन इशू करेंगे। और कहाँ पे बोलेंगे? तो भाई कहीं पे भी बुला सकते हैं, एनी प्लेस एनी टाइम, जो भी समन में स्टेटेड होगा। तो वही सेक्शन 94 का सब क्लॉज 1 कहता है। क्या कहता है? एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि भाई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन या कोर्ट को लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट, कोई थिंग्स जरूरी है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन डिवाइस जरूरी है, डिजिटल एविडेंस जरूरी है, या अदर थिंग जरूरी है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के लिए, ठीक है, तो कोर्ट जो है समन इशू करेगी, पुलिस ऑफिसर रिटन ऑर्डर इशू करेगी जिस पर्सन के पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट होगा। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाला न्यू ऐड किया गया है, और ये इधर फिजिकल फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ये भी न्यू जोड़ा गया है, बाकी एज इट इज प्रीवियसली है जो था वही है। अब क्या कर रहा है कि एक केस है यहाँ पे, देखो सेक्शन जो हम लोग अभी पढ़े ना 94, ये हमारा पहले सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी में दिया हुआ था। तो बहुत सारे केस हैं, उसमें ये कहा गया कि सेक्शन 94 जो है इसमें जो पर्सन का जिक्र है वो पर्सन का मतलब एक्यूज्ड नहीं है। एक्यूज्ड पर्सन को आप कैसे बोल सकते हैं कि भाई अपने खिलाफ में वो डॉक्यूमेंट लेके आओ और उसी के बेसिस पे तुमको हम सजा सुनाएंगे? ऐसा हो सकता है? ये तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का वायलेशन है, जो कहता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने विरुद्ध में कोई साक्ष्य आप नहीं दे सकते हैं या गवाही नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या डॉक्यूमेंट लाना उसके आर्टिकल का तो वायलेशन कर रहा है, ठीक है। तो यही सेम बात स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस देवेंद्र नाथ पाटिल, और श्यामलाल मोहन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, रामकृष्णा अन्ना वर्सेस कुट्टन पिल्लई, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काट्टीकालू, ठीक है। तो ये सब केस में कहा गया कि भाई जो सेक्शन 94 ऑफ बीएनएसएस यानी 91 ऑफ सीआरपीसी, इसमें पर्सन का बात कर रहा है, इसमें एक्यूज्ड पर्सन को नहीं जोड़ा गया है, एक्सेप्ट द एक्यूज्ड पर्सन। किसी को भी आप बोल सकते हैं, लेकिन एक्यूज्ड पर्सन को आप नहीं बोल सकते हैं कि भाई वो डॉक्यूमेंट लाओ, जिस ये लाओ, फलना लाओ, ठीक है। देखो सब सेक्शन 2 इस सेक्शन का क्या कह रहा है कि एनी पर्सन रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन मियरली टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और थिंग्स, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति का ये जरूरी है कि भाई हमको सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहिए, तुमको आने नहीं आने का कोई जरूरत नहीं है, कोर्ट में आने का जरूरत नहीं है, तुमको हमको खाली डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, या तुम खाली अगर डॉक्यूमेंट ही हमको दे दो। अगर वो डॉक्यूमेंट हम लोग को दे देता है, सच डॉक्यूमेंट और थिंग टू बी प्रोड्यूस इंस्टीड ऑफ अटेंडिंग पर्सनली टू प्रोड्यूस द सेम, तो ये माना जाएगा सेल बी डीम टू हैव बी कंप्लाइड विद द रिक्विजिशन। तो ये माना जाएगा कि भाई वो समन को फॉलो कर लिया है, उस समन का जो भी प्रोसीजर था उसको फॉलो कर लिया। देखो ये जरूरी नहीं है कि भाई जो एक्यूज्ड पर्सन को बोला गया है, सॉरी एक्यूज्ड पर्सन तो नहीं होगा, किसी व्यक्ति को कहा गया कि भाई फलना जो डॉक्यूमेंट है उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, उसके खिलाफ में समन इशू हुआ, तो वो भाई अपने नहीं जाता है कोर्ट में, वो लेकिन डॉक्यूमेंट पहुंचवा देता है अपने अब वकील साहब के द्वारा, ठीक है।
तो अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवा देता है और वो अपने अपीयर नहीं होता, अटेंड नहीं करता है कोर्ट, तो भी ये माना जाएगा कि भाई जो भी समन का प्रोसीजर था वो उसने फॉलो कर दिया, उसके रिक्विजिशन को वो फुलफिल कर दिया। ठीक है। सेक्स देखो जो सब क्लॉज 2 है इसका ना, उसको हम लोग रेड विथ लिख लेना बगल में अपने बेयर एक्ट का, रेड विथ सेक्शन 144 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है। ये क्या कहता है, अ पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम अ विटनेस ऑफ द मियर फैक्ट दैट ही प्रोड्यूस इट। कि अगर किसी व्यक्ति को समन के द्वारा कहा गया था कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो अगर सिर्फ वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको तुम लोग विटनेस के रूप में ले लो और उसका क्रॉस एग्जामिन करने लगो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। अनटिल अनलेस उसको विटनेस के तौर पे बुलाया नहीं जाएगा तब तक वैसे व्यक्ति को आप जो है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई फलना नौकर था, उसको बोला, समन किया गया कि डॉक्यूमेंट ये वाला लेके आना है, वो पहुंचा कोर्ट में, अब वकील साहब उसी का एग्जामिनेशन करने लगे, ये डॉक्यूमेंट कहाँ से लाए, ये डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, इसमें तो फर्जी है, ये है। तो भाई कोर्ट सेक्शन 144 बोलता है कि नहीं, आप ऐसा क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अनटिल अनलेस उसको विटनेस के रूप में नहीं है बुलाया जाए तब तक आप ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब जो इसका सेक्शन का सब क्लॉज 3 है वो कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड। देखो इस सेक्शन जो है हमारा सेक्शन 94, ये किसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो देखो सेक्शन 129 और 130 ऑफ भारतीय न्याय संहिता होगा, बीएनएस होगा अब 2023, इसको जो है ये अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। और बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 को भी अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। सेक्शन 129 और 130 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, इसको अफेक्ट नहीं करेगा। अब देखो इसको अफेक्ट क्यों नहीं करेगा, सेक्शन 29 में बताया गया है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ द स्टेट, और 130 में कुछ ऑफिशियल कम्युनिकेशन है। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट जो है कुछ स्टेट अफेयर्स का पर्सनल कम्युनिकेशन या ऑफिशियल कम्युनिकेशन को कोर्ट में बुला देगा कि हाँ हमको बताओ कि उसमें समन में उस डॉक्यूमेंट में क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि अमित शाह जो है वो रेडी कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 कैसे हटाएंगे, तो कोर्ट ऐसा नहीं है कि ऑर्डर कर देगा कि भाई वो डॉक्यूमेंट मंगवाओ तो कि उसमें क्या लिखा हुआ है उसको एक बार जरा देखें। ठीक है। तो कोई ऐसे कुछ सेक्शन है, सेक्शन 129 और 130, इसमें बोला गया है कि भाई जो एविडेंस एज टू स्टेट अफेयर्स है या ऑफिशियल कम्युनिकेशन है या बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1981 है का जो चीज है उसको आप अफेक्ट नहीं करेगा ये सेक्शन। दूसरा, ये सेक्शन लेटर, पोस्ट कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट जो कि पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में है उसको भी अफेक्ट नहीं करेगा अनटिल अनलेस इससे रिलेटेड सेक्शन 95 में दिया गया है। अगर इस चीज का हमको जरूरत पड़ता है पोस्ट कार्ड का या फिर लेटर का, तो ये कैसे हम लोग मंगाएंगे, ये सेक्शन 95 में इसके बाद वाले दिया गया है। तो इस सेक्शन में हम लोग क्या देखें, इस सेक्शन में हम लोग देखो बेसिकली हम लोग क्या देखें कि भाई ऑफिसर इंचार्ज सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि ऑफिसर इंचार्ज कोर्ट जो है और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, अगर उसको ये लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस या डिजिटल रिकॉर्ड, डिजिटल एविडेंस, ये सब जरूरी है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के लिए, तो वैसे डॉक्यूमेंट को वो मंगा सकती है। अगर कोर्ट के द्वारा इशू किया जाएगा तो उसको समन कहेंगे, पुलिस ऑफिसर के द्वारा इशू किया जाएगा तो उसको रिटर्न ऑर्डर करेंगे, और उस व्यक्ति से हम लोग मंगा सकते हैं जिसके पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट और थिंग हो, और या तो जिसके पावर में, अथॉरिटी में वो डॉक्यूमेंट और थिंग हो। कहीं पे भी बुला सकते हैं, एट एनी टाइम, एट एनी प्लेस। ठीक है, जो भी समन में स्टेट किया गया हो। इससे रिलेटेड हम लोग ये स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस देवेंद्र नाथ का केस हम लोग देख लिया कि भाई पर्सन जो इसमें दिया हो इसमें एक्यूज पर्सन नहीं है। सब क्लॉज 2 में ये देख लिया कि अगर कोई व्यक्ति खुद से ना प्रेजेंट होके डॉक्यूमेंट अपना पहुंचवा देता है तो वो माना जाएगा कि भैया वो जो रिक्विजिशन था समन में उसको फुलफिल कर दिया गया है। सेक्शन 144 ऑफ बीएनएस देख लेना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम देख लेना। ठीक है। सेक्शन 3 हम लोग का क्या कहता है कि भाई ये जो सेक्शन है हमारा सेक्शन 94, ये दो चीज को अफेक्ट नहीं करेगा। क्या चीज को अफेक्ट नहीं करेगा, तो ऐसा डॉक्यूमेंट
प्रिविलेज मिला गया है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 129 और 130 ऑफ भारतीय साक्ष्य न्याय संहिता, जिसमें ये कहा गया कि स्टेट अफेयर्स या फिर ऑफिशियल कम्युनिकेशन है कुछ, या बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट है, तो इसको अफेक्ट नहीं करेगा। इसको आप नहीं बोल सकते कि भाई वो लेके आओ, प्रोड्यूस करो इसको, ठीक है। और अगर कोई लेटर या पोस्ट कार्ड जो है पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में है, तो वैसे डॉक्यूमेंट को भी आप ये सेक्शन अफेक्ट नहीं करेगा। चलो यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 95 में। देखो तुम लोग नोट्स मांगते हो कि नोट्स दे दिए, मेरा नोट्स कुछ नहीं है, ठीक है। हम खुद एडमिट कर रहे हैं कि मेरा नोट्स है नहीं, ये नोट्स नहीं है भाई। नोट्स का मतलब क्या हुआ कि डिटेल आप लिखे हुए हैं कि हाँ दिस सेक्शन 95 डील्स अबाउट द प्रोसीजर एज टू लेटर, ठीक है, इन दिस सेक्शन इट इज स्टेटेड। ऐसा मेरा कुछ नहीं है, मैं बेयर एक्ट को बस तोड़ा हूं, ठीक है, और अपने लिए तोड़ा हूं, खुद के प्रिपरेशन के लिए, और आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि ये नोट्स ही नहीं है, ये तो बेयर एक्ट का कॉपी पेस्ट है, ठीक है। तो हम एडमिट कर रहे हैं कि नोट्स नहीं है, ये बेयर एक्ट है, ये तुम लोग भी लिख सकते हो खुद से तोड़ तोड़ के, बस हम लोग डील करते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, बाकी कमेंट्स डिप्रेशन में नहीं लेता मैं इसको, कमेंट्स को। थैंक यू जो भी कमेंट्स करते हैं इस तरह के। बाकी देखो नोट्स वोट्स नहीं है, खुद से बनाओ, ठीक है। क्या कहता है प्रोसीजर एज टू लेटर, सेक्शन 95 क्या कहता है, प्रोसीजर एज टू लेटर। ये क्या कह रहा है, एनी डॉक्यूमेंट पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ ए पोस्टल अथॉरिटी एंड इफ इज नेसेसरी टू कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग, ठीक है। अब देखो ये क्या है सेक्शन, बेयर एक्ट लैंग्वेज को डील करने मजा आता है। क्या कह रहा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट पार्सल या थिंग्स ये किसके कस्टडी में है, पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में है, और ये सब चीज का डॉक्यूमेंट का या पार्सल का थिंग्स का जरूरी है कोर्ट को किस पर्पस के लिए, तो इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए, या इंक्वायरी के लिए, या ट्रायल के लिए, या अदर प्रोसीडिंग के लिए, ठीक है। तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पास कर सकता है कोई ऑर्डर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सच डॉक्यूमेंट जो कि पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में है, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से सुनो। अगर कोई डॉक्यूमेंट पार्सल और थिंग किसके कस्टडी में है, पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में है, ठीक है, और कोर्ट को जरूरी है किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए, ट्रायल के लिए, या अदर प्रोसीडिंग के लिए, ठीक है। तो कौन से जज ये कोर्ट है, या तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई वो जो तुम्हारे पास पोस्टल अथॉरिटी को, कि भाई तुम्हारे पास जो अथॉरिटी या डॉक्यूमेंट या पार्सल तुम्हारे पास पड़ा हुआ है उसको लेके आओ कोर्ट में, हमको जरूरी है, ठीक है। तो ये ऑर्डर कर सकते हैं ये चार, ठीक है। अब क्या कह रहा है सब क्लॉज 2, इसका क्या है, सब क्लॉज 2 कह रहा है कि अगर वही सेम डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, पार्सल है या थिंग्स है, ये किसको जरूरी है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जरूरी है, या कमिश्नर ऑफ पुलिस को जरूरी है, या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी साहब को जरूरी है, तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये पोस्टल अथॉरिटी को डायरेक्ट करेंगे कि देखो भैया वो जो डॉक्यूमेंट या थिंग्स या पार्सल है इसको खोज के रखो, ठीक है, और इसको डिटेन करके रखो, और जब तक हम अपना जो है सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग ऊपर से ऑर्डर नहीं लेके आते हैं तब तक इसको अपने पास डिटेन करके रखना, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया। अब देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये डॉक्यूमेंट है, ये सेम डॉक्यूमेंट जो है ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ये पोस्टल अथॉरिटी के पास है, ठीक है। तो इससे मंगवाने के लिए अगर इन तीनों को जरूरत है, एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, या कमिश्नर ऑफ पुलिस को, या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ये डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है, तो ये पहले तो भाई इसको कहाँ से ऑर्डर लेना होगा, इन लोग से ऑर्डर लेना होगा। तो इससे पहले ये क्या करता है, ऑर्डर से पहले पूरे एक तरह का मानो कि इंट्रीम ये लोग क्या कर रहा है कि पोस्टल अथॉरिटी को ये डायरेक्ट कर रहा है कि भैया देखो ना ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये तुम अभी से ही खोजना चालू कर दो कि ये कहाँ पे है, और इसको डिटेन करके रखना अपने पास में, अपने पास संभाल के रखना जब तक हम ऑर्डर लेके आते हैं 1 से, ठीक है। तो यही सबसेक्शन 1 में फिर ये लोग ऑर्डर लेगा, जैसे ही इसको ऑर्डर मिल जाएगा कि हाँ भाई इसको दे दो डॉक्यूमेंट, या पोस्टल अथॉरिटी को बोलेगा कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट इन तीनों को दे दो जिसको जरूरत है, तब फिर वो जो डिटेन करके रखा है वो उसको दे दिया जाएगा, हैंड ओवर कर दिया जाएगा, ठीक है।
समझ में आया? समझ में आ ही गया होगा यार, नहीं आया होगा कमेंट करना, फिर से समझा देंगे। ठीक है, कुछ है नहीं। नोट क्या है? नोट, फॉर्मेट ऑफ सर्च वारंट इशूड अंडर 96 इज गिवन इन फॉर्म 11 ऑफ सेकेंड शेड्यूल। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 96 सर्च वारंट जो इशू होगा, ठीक है, उसका दिया गया है फॉर्म 11 ऑफ सेकेंड शेड्यूल में दिया गया है फॉर्मेट कि किस फॉर्मेट में हमारा सर्च वारंट का जो है इशू किया जाएगा। चलो, हमारा समन खत्म होता है, अब हम लोग आते हैं सर्च वारंट पे। ठीक है, सर्च वारंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इसी को जानते हैं कि सर्च वारंट क्या होता है। अ सर्च वारंट इज अ रिटन लीगल डॉक्यूमेंट। सर्च वारंट क्या है? एक रिटन लीगल डॉक्यूमेंट है इशूड बाय अ मैजिस्ट्रेट और अ कोर्ट दैट ऑथराइज टू द पुलिस ऑफिसर और एनी अदर इंडिविजुअल टू इंटर एंड सर्च प्रीमाइसेस। यानी सर्च वारंट क्या है? एक लिखित लीगल दस्तावेज है जो कि एक मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है, जो किसी पुलिस ऑफिसर या किसी व्यक्ति को ये ऑथराइज करता है कि तुम फलना जगह जाओ, उसका घर सर्च करो या उसको सर्च करो। ठीक है, ये सर्च वारंट है। 96 से लेके 101 तक में इसके प्रोविजन दिए गए हैं, तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या कहता है? When search warrant may be issued, सर्च वारंट कब इशू किया जाएगा? When search warrants may be issued, सर्च वारंट इशूड बाय एनी कोर्ट। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है सर्च वारंट किसके द्वारा इशू किया जाता है, मेरा छूट गया था बट मैं मेंशन कर दिया हूं। ठीक है, सर्च वारंट जो है वो एनी कोर्ट के द्वारा इशू किया जा सकता है। किन सर्कमस्टांसेस में? तो 3 सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं जब कोर्ट को ये रीजन टू बिलीव होता है क्या कि भाई जिसको समन किए हैं ना वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। क्या? नॉन प्रोड्यूसमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट और थिंग्स समन। जिस व्यक्ति को 94 और 95 में समन मोमन भेजे थे, भैया वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो भाई वो सर्च वारंट इशू कर देगा उस व्यक्ति के खिलाफ में। दूसरा, when the concerned document or thing is not known to the court to be in the possession of any person। जब कोर्ट को ये मालूम ही नहीं कि फलना जो डॉक्यूमेंट है ये किस व्यक्ति के पोजेशन में है, किसके पास है, तो अगर कोर्ट को मालूम ही नहीं है तो फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और अदर ट्रायल के लिए एक जनरल सर्च और इंस्पेक्शन इशू कर देगा। ठीक है, तीनों सब क्लॉज क्या है? पहला, हम लोग को सेक्शन 96 बताया कि व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड, कि सर्च वारंट कब इशू करेंगे। पहला हमको तरीका क्या बताया कि भाई कोर्ट को ये रीजन टू बिलीव है कि भाई जिस व्यक्ति के खिलाफ में हम लोग समन इशू किए वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस करेगा, नॉन प्रोड्यूसमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट और थिंग्स, इसके कारण हम उसके खिलाफ में सर्च वारंट इशू कर देंगे उस डॉक्यूमेंट और थिंग्स के खिलाफ में। दूसरा, कोर्ट को ये मालूम ही नहीं है कि फलना जो डॉक्यूमेंट जो है वो किस व्यक्ति के पास है। और जब कोर्ट को ये मालूम ही नहीं है कि फलना व्यक्ति किस जो डॉक्यूमेंट है, फलना जो कागज है, फलना थिंग्स है वो किस व्यक्ति के पास है, किसके पोजीशन में है, तो कोर्ट जो है फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग के लिए एक जनरल सर्च या इंस्पेक्शन चलाएगा। यही सब क्लॉज 1 में कहता है। और क्या कह रहा है? द पर्सन टू हुम सर्च वारंट इज डायरेक्टेड, और जिस व्यक्ति को यह सर्च वारंट डायरेक्ट किया जाएगा, जिस पुलिस ऑफिसर को यह सर्च वारंट में डायरेक्ट किया जाएगा, वो किस हिसाब से सर्च करेगा? में सर्च और इंस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन हेयर इन आफ्टर कंटेंट। तो इसके बाद में जो सेक्शन प्रोविजन दिए गए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो सर्च अपना सर्च करेगा। ठीक है, तो सेक्शन 96 का सब क्लॉज 1 आपको तीनों तरीके मालूम हो गए। पहला कि अगर कोर्ट को ये रीजन टू बिलीव है कि नॉन प्रोड्यूसमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट होने वाला है तो वो सर्च वारंट इशू, सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है इशू कर देगा। दूसरा, कोर्ट को ये पता ही नहीं है कि भाई फल्ला किस व्यक्ति के पास ये वाला डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग के लिए एक जनरल सर्च इशू करेगा। ठीक है, याद रखना, जनरल सर्च और इंस्पेक्शन, ठीक है, इशू कर देगा। और जो व्यक्ति को इशू करेगा वो आगे आने वाले सेक्शन के अकॉर्डिंग वो उस हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका सब क्लॉज 2 में। सब क्लॉज 1 आई होप बहुत अच्छे इजी से समझ में आ गया होगा, कुछ है नहीं भाई। ठीक है,
सब क्लॉज 2 कहता है इफ द कोर्ट हैज नॉलेज और इंफॉर्मेशन। देखो सब हम लोग पहले क्या पढ़े कि भाई कोर्ट को नॉलेज ही नहीं है कि किस व्यक्ति के पास में ये डॉक्यूमेंट है, तब क्या करेगा, तब भाई वो जनरल सर्च और इंस्पेक्शन इशू करेगा। अब सब क्लॉज 2 में बोल रहा है कि भैया कोर्ट को ही मालूम है कि किस व्यक्ति के पास में वो डॉक्यूमेंट और थिंग्स है। कोर्ट हैज द नॉलेज और इंफॉर्मेशन द डॉक्यूमेंट और थिंग्स वी आर लुकिंग फॉर इट इज दैट द पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, कोर्ट को ये मालूम है कि जो डॉक्यूमेंट और थिंग जो जिसके लिए हम लोग खोज रहे हैं वो किस जगह पे है। तो कोर्ट जो है इफ ही थिंक्स पे स्पेसिफाई इन द वारंट द पर्टिकुलर प्लेस और द पार्ट देयर ऑफ टू विच सर्च वारंट इंस्पेक्शन शैल बी एक्सटेंडेड। ये पर्टिकुलर सर्च होगा, जनरल सर्च नहीं होगा। इसको समझाते हैं। ठीक है, कोर्ट को ये जानकारी है कि जो फलना डॉक्यूमेंट है वो एक्स नाम के बिल्डिंग में 4था फ्लोर पे है। ठीक है, तो कोर्ट जो है अपना जो सर्च वारंट इशू करेगा उसमें बोल देगा कि फलना एक्स बिल्डिंग के 4थे तल्ले पे 4th फ्लोर पे आपको सर्च करना है। ठीक है, तो इस तरह के सर्च को हम लोग जनरल सर्च ना कह के इसको हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर सर्च, की भाई पर्टिकुलर स्पेस पर्टिकुलर प्लेस डेफिनेट है कि भाई यहां सर्च करना है। तो यही सब क्लॉज 2 कह रहा है कि भाई अगर कोर्ट को ये जानकारी है, ये नॉलेज है कि द डॉक्यूमेंट्स और द थिंग्स वी आर लुकिंग फॉर इट इज दैट इज इन पर्टिकुलर प्लेस इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, तो क्या कोर्ट करेगा, तो कोर्ट क्या करेगा वो स्पेसिफाई कर देगा कि वारंट में कि भाई ये पर्टिकुलर प्लेस ये पर्टिकुलर जगह को आपको सर्च करना है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सर्च होगा, जनरल सर्च नहीं होगा। सब क्लॉज 2 क्लियर है। सब क्लॉज 3 में आता है, क्या कह रहा है, टू सर्च एनी डॉक्यूमेंट और थिंग्स विच इज इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल अथॉरिटी। अगर कोई ऐसा जगह को सर्च करना है या डॉक्यूमेंट और थिंग्स को जो किसके कस्टडी में है, पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में है, तो वैसे जगह को सर्च करने के लिए या फिर डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए जो ऑर्डर होगा वो कौन देंगे, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब देंगे, डीएम साहब देंगे, या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब सीजीएम साहब देंगे कि भाई जो पोस्टल अथॉरिटी के पास डॉक्यूमेंट है थिंग्स है उसको सर्च करने का जो परमिशन है, उसको सर्च करने का इंपावरमेंट है, वो आपको कौन देंगे, तो डीएम साहब देंगे या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आते हैं सेक्शन 97 में। सेक्शन 97 क्या कहता है, सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी फॉर्ज डॉक्यूमेंट ईटीसी। ये क्या कह रहा है कि ऐसे जगह का सर्च करना, ऐसे प्लेस का सर्च करना, ठीक है, जो कि सस्पेक्टेड हो, संदेहशील हो, टू कंटेन, जहां पे कोई चुराई हुई संपत्ति या फॉर्ज डॉक्यूमेंट ईटीसी मौजूद हो। सेक्शन 97 प्रोवाइड्स दैट इशुएंस ऑफ सर्च वारंट टू द सर्च वारंट टू सर्च द प्लेस। ऐसे जगह पे जो सेक्शन 97 है वो कहता है कि हम लोग सर्च वारंट इशू कर सकते हैं ऐसे जगह को सर्च करने के लिए जो कि सस्पेक्टेड है, जहां पे सेल या डिपॉजिट किया गया हो, स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी की हुई संपत्ति को खरीदा या बेचा गया हो, ठीक है, या रखा गया हो, या सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्शनेबल आइटम, कोई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है, ठीक है, उसकी खरीद या बिक्री की गई हो, तो ऐसे जगह को आप सर्च एंड सीजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में सेक्शन 97 में दिया गया है। अब क्या कह रहा है कि कौन से अथॉरिटी के पास ये इंपावरमेंट है कि ये इशू कर सकते हैं सर्च वारंट अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, फॉलोइंग अथॉरिटीज आर इंपावर्ड टू इशू सर्च वारंट। ठीक है, कौन कौन से अथॉरिटी है भाई देख लेते हैं। तो क्या है, 3 लोग को यहां इंपावर है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब इशू कर सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इशू कर सकते हैं, और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास यानी जेएम फर्स्ट क्लास इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब किसको कर सकते हैं ये सवाल आता है। हम लोग ये देख लिए कि इस सेक्शन में क्या है, तो इस सेक्शन में हम लोग ये देखें कि भाई सेक्शन 97 इसके बारे में बात करता है कि अगर कोई ऐसा सस्पेक्टेड प्लेस है जहां पे ये माना जा रहा है कि भाई यहाँ पे खरीद बिक्री किया गया है ऑब्जेक्शनेबल आइटम का, या चोरी का संपत्ति डिपॉजिट किया गया है या रखा गया है, तो इस तरह के जगह को सर्च किया जा सकता है विद द
परमिशन ऑफ किसका एम्पावरमेंट है ऑर्डर देने का, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का परमिशन है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब का परमिशन है, या मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास का परमिशन है कि भाई आप कर सकते हैं यहाँ पे सर्च। अब किसको कर सकते हैं, तो भाई एनी पुलिस ऑफिसर, ठीक है, किसी भी पुलिस ऑफिसर को करवा दे सकते हैं ये सर्च करने का परमिशन, लेकिन वो ऐसा पुलिस ऑफिसर एबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल होना चाहिए, यानी कांस्टेबल के रैंक से ऊपर होना चाहिए। तो कांस्टेबल के रैंक से ऊपर कौन होगा, एएसआई होगा, ठीक है, उसके बाद एसआई होगा, दरोगा होंगे, उससे नीचे जो होते हैं जमींदार साहब हो गए, तो ये सब को दे सकते हैं, लेकिन एबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल होना चाहिए, उसको ऑथराइज कर सकते हैं सर्च करने के लिए। एक केस है, केस हम लोग डिस्कस करते हैं। केस है रामकृष्णन वर्सेस कुट्टन पिल्लई 1980 है। ये कहता है सर्च ऑफ द प्रीमाइसेस ऑक्यूपाइड बाय द एक्यूज्ड डज नॉट अमाउंट टू कंपल्सन ऑन हिम टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिम एंड देयरफॉर इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कह रहा है कि भैया जो एक्यूज्ड का, यानी जो अपराधी है या फिर गुनहगार है, ठीक है, एक्यूज्ड व्यक्ति है, इसका जो जगह है, इसका प्लेस है, इसका घर द्वार जो आप लोग जो है इसको सर्च करना, ये उसके आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का वायलेशन नहीं कर रहा है। अब किसी का एक्यूज्ड का घर भी ना सर्च करें, ठीक है, एक तो डॉक्यूमेंट उसको लाने के लिए मना कर दिए थे कि भाई डॉक्यूमेंट नहीं लाओ, आर्टिकल का वायलेशन है, और उसका घर भी नहीं सर्च करे, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्लियर कर दिया रामकृष्ण वर्सेस कुट्टई में कि भाई किसी एक्यूज्ड का घर वर सर्च करने से उसका राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जो है हम लोग बात किए कि ऑब्जेक्शनेबल आइटम आर्टिकल, ठीक है, तो उसी को डील किया गया है कि ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल क्या क्या है। सब क्लॉज 2 ऑफ द सेक्शन 97 हम लोग को बताया गया है कि फॉलोइंग्स आर द ऑब्जेक्शनेबल आइटम विच आर कंसर्न इन सेक्शन 97, ठीक है। तो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल क्या क्या है, तो काउंटरफिट कॉइन है, काउंटरफिट कॉइन हो सकते हैं, ठीक है। इलीगल पीस ऑफ कोई मेटल है, इलीगल पीस ऑफ कोई मेटल है, कोई ऐसा मेटल जो भाई बहुत रेयर है, जिसको रखना एकदम प्रोहिबिटेड है, तो ऐसे मेटल को अपने पास रखते हैं। काउंटरफिट करेंसी नोट और स्टैम्प, जाली नोट वोट बनाए हैं, स्टैम्प पेपर है। फॉल्स डॉक्यूमेंट है, ठीक है, फॉल्स सील है, ये फॉल्स सील्स है, मुहर और गलत बनवाए हुए हैं। ऑब्सीन ऑब्जेक्ट रेफर्ड अंडर सेक्शन 294 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, पहले 292 था आईपीसी में, देख लेना एक बार, आईपीसी का 292 था, अभी 294 है बीएनएस का, ठीक है। ऑब्सीन ऑब्जेक्ट है कोई, ये रखते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द एबव इंक्लूड स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 317 सब क्लॉज 1 ऑफ द बीएनएसएस। तो ये सब क्या है, ऑब्जेक्शनेबल आइटम है, ठीक है। कोई जाली क्वाइन रखे हुए हैं, जाली नोट रखे हैं, फ्रोज डॉक्यूमेंट रखे हैं, ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है। तो अगर ये सब रखते हैं तो सर्च वर्च आपके घर पे हो सकता है, ठीक है। और ये किस प्रोसीजर में होगा, तो फॉर्म 12 सेकेंड शेड्यूल, एक बार देखो सेकेंड शेड्यूल निकालो 1 मिनट के लिए। सेकेंड शेड्यूल में फॉर्म नंबर 11 देखो एक बार जल्दी से, 1 मिनट का पॉज है भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा, जल्दी से निकालो। बेयर एक्ट में फॉर्म नंबर 11 देखो, बीएनएसएस का फॉर्म नंबर 12 देखो, इसके बारे में दिया गया है। तो देखो यही सेम फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंग पे हमारा सर्च वारंट इशू किया जाएगा। तुम लोग निकाले तो होगे नहीं, पता ही है मेरे को। चलो सेक्शन 97 हो गया, 98 आते हैं। 98, अरे देखो 98 के ऊपर बगल में ना केजीएफ लिख लो, बेयर एक्ट के बगल में, देखो याद करवा देंगे एकदम मस्त से, ठीक है। 98 क्या कहता है, पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एंड टू इशू एन सर्च वारंट फॉर द सेम। ये क्या कह रहा है, सेक्शन 98 बोल रहा है कि भाई पावर है कि सर्टेन पब्लिकेशन, यानी कोई बुक, ठीक है, या न्यूज पेपर, ये सब को फॉरफिटेड कर सकते हैं, जब्ती कर सकते हैं, और सर्च वारंट भी इशू कर सकते हैं इसके खिलाफ में, ठीक है। फॉर फीचर ऑफ पब्लिकेशन लिख लेना बगल में। अब क्या है, एनी न्यूज पेपर, बुक और डॉक्यूमेंट वेन एवर प्रिंटेड, ठीक है, अगर कोई न्यूज पेपर, बुक और डॉक्यूमेंट प्रिंट किया गया है,
ठीक है। और वो जो प्रिंट है वो वायलेट कर रहा है, क्या चीज को वायलेट कर रहा है, तो अंडर आर्टिकल जो, और या वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 152, 196, 197, 294, 295 और 299 और भारतीय न्याय संहिता 2023, यानी नए वाले आईपीसी में ये सब सेक्शन के अंडर पनिशेबल है। जो फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़पेपर में ऐसा बात लिख दिया जो पब्लिक पीस को हरास कर रहा है या फिर पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये सब से रिलेटेड ये सेक्शन है, ठीक है। या कोई बुक ऐसा निकाल दिया या डॉक्यूमेंट ऐसा निकाल दिया, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा कि वैसे बुक को, वैसे न्यूज़पेपर को, वैसे डॉक्यूमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वैसे पब्लिकेशन को वो फॉरफीट कर दे, जब्त कर दे, एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम इन एनी मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अब देखो, और मैजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, सर्च वारंट भी इशू करवा सकते हैं, ठीक है, कि किसी प्रीमाइसेस में कि वेयर एनी कॉपी ऑफ सच इशू और एनी सच बुक डॉक्यूमेंट में बी रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी, ठीक है। और किसको कर सकते हैं, तो पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। देखो नहीं समझ में आया होगा, एक बार क्लियर तुम लोग को समझाते हैं पहले। आई होप तुम लोग केजीएफ देखे होगे, ठीक है। अब देखे होगे तो समझ में आएगा, नहीं देखे होगे तो भाई फिर एक बार हम रीड करेंगे ऐसे। देखो केजीएफ देखे होगे ना, तो केजीएफ में क्या होता है कि भाई वो जो केजीएफ वाला किताब होता है, तो जो वो हीरोइन क्या होती है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो होती है राधिका सेन, ठीक है, वो क्या करती है, वो सारे बुक को बोलती है कि डेथ सेंटेंस इशू कर दे, ये बुक को जला दो, कोई नहीं उसके बारे में लिखना पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वो सरकार जो है वो उस बुक ही को पूरा जलवा देती है, उस बुक को खोजवा के जलवा देती है, ठीक है। तो वही है सेक्शन ये, ठीक है। ये सेक्शन वैसा ही रिलेटेड है, यहाँ पे उसी से है कि भाई अगर कोई न्यूज़पेपर, कोई बुक या कोई डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट होता है जो कि वायलेट कर रहा है या पनिशेबल है अंडर दिस सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ये सेक्शन में, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वैसे डॉक्यूमेंट, वैसे न्यूज़पेपर, वैसे किताब को वो ये क्या कर रहे हैं, जब्त कर दे। और ये जो है मैजिस्ट्रेट के ये पास पावर है, मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि भाई सर्च वारंट भी इशू करवा दे कि भाई देखो तो ये जो फलना किताब जो हम लोग बंद करवाया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जब्त कराया गया है, ये किसके पास है, ठीक है, ये फलना व्यक्ति के पास है, इसको वहां पे जाके सर्च करो और उसको किताब को लेके आओ, उसको जब्त करो, ठीक है। तो ये सेम पावर है। और मैं जो पुलिस ऑफिसर को ये दिया जाएगा ऑर्डर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या है, सब क्लॉज 2 इसका क्या कहता है, इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शन 99, देखो जो सेक्शन 98 है और 99 है, इसमें जो न्यूज़पेपर और बुक का बात किया गया है वो सेम उसका मतलब होगा प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। इसमें जो भी न्यूज़पेपर और बुक का डेफिनेशन दिया गया है उसका सेम मतलब यहाँ पे भी और आने वाले सेक्शन में होगा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट का शब्द कहा गया है, इसका मतलब है किसी भी तरह का प्रिंटिंग, यानी कोई ऐसा पेंटिंग बना दिया भाई कि पूरा बवाल मच गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या करवा सकता है, तो बंद करवा सकता है, ठीक है। या कोई ड्राइंग है या कोई फोटोग्राफ है या अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये सब चीज इस सेक्शन में दिया गया है कि सेक्शन 98 और 99 में अगर न्यूज़पेपर, बुक और डॉक्यूमेंट अगर लिखा हुआ आ रहा है तो उसका मतलब ये फलना चीज होगा, ठीक है। सब क्लॉज 3 इसका क्या कहता है, नो ऑर्डर पास्ड और नो एक्शन टेकन अंडर दिस सेक्शन शैल बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 99। क्या कह रहा है कि भाई अगर कोई ऑर्डर, कोई एक्शन लिया गया है, ठीक है, इस सेक्शन के अंडर, यानी सेक्शन 99 में, 98 में फॉर एग्जांपल बोला कि केजीएफ का बुक को पूरा जला दो, ठीक है, केजीएफ का बुक का जो था वो पूरा जला दो, अगर ये स्टेट गवर्नमेंट ये ऑर्डर ले लिया है, कोई एक्शन ले लिया है, तो इस तरह के ऑर्डर के खिलाफ में कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता है कोई कोर्ट में। लेकिन कब कर सकते हैं उसका भी दिया गया है, एक्सेप्ट इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 99। लेकिन सेक्शन 99 में आप कर सकते हैं, उसका प्रोविजन कुछ दिया गया है कब कर सकते हैं, ठीक है।
यही तो हमको लॉ का सबसे बड़ा माथा खराब लगता है कि भाई पहले लिखता है कि नहीं हो सकता, फिर बोलता है नहीं नहीं हो सकता है, ठीक है अभी रुको अभी और है। तो ऐसा क्यों लिखता है भाई, हमको आज तक समझ में नहीं आया है, ठीक है। ये सेक्शन सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3 समझ में आ गया। सब क्लॉज 1 में वही बात किया, सब क्लॉज 2 में कुछ नहीं है, सब क्लॉज 2 फालतू है, मत पढ़ना, ठीक है कोई काम का नहीं है। सब क्लॉज 3 क्या है, वही बोल रहा है कि अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है या कोई एक्शन लिया गया है इस सेक्शन के अंतर्गत तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 99। तो चलो हम लोग 99 अब पढ़ते हैं। 99 क्या कहता है, एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। यानी भाई अब हम लोग क्या है कि जो हाई कोर्ट को, ठीक है उच्च न्यायालय को एक पत्र लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे कि भाई जो ऊपर में आप डिक्लेरेशन ऑफ द फॉरफीचर का बात कहें ना उसको सेट असाइड कर दीजिए, जो स्टेट गवर्नमेंट किया है, ठीक है यही है सेक्शन 99। सेक्शन 99 प्रोवाइड्स दैट फॉर एप्लीकेशन टू सेट असाइड, ठीक है सेक्शन 99 प्रोवाइड्स दैट फॉर एप्लीकेशन टू सेट असाइड द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर अंडर सेक्शन 98, ठीक है अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी डॉक्यूमेंट को, किसी थिंग्स को, किसी बुक को फॉरफीचर कर दिया है, फॉरफिटेड कर दिया गया है, तो उसके खिलाफ में हम लोग उससे रिलेटिंग जो उसको सेट असाइड करने के लिए एक एप्लीकेशन जो है वो हम लोग हाई कोर्ट में डालेंगे। और कौन व्यक्ति डाल सकता है, तो वैसा व्यक्ति डाल सकता है एनी पर्सन हैविंग द इंटरेस्ट इन सच न्यूज़पेपर, बुक और अदर डॉक्यूमेंट, जिस व्यक्ति का उसमें कोई इंटरेस्ट हो, ठीक है उस न्यूज़पेपर में, उस किताब में या अदर डॉक्यूमेंट में जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको फॉरफिटेड किया गया है, ठीक है। सच एप्लीकेशन कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सच इन ऑफिशियल गैजेट ऑफ डिक्लेरेशन। अब क्या है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई जो है ये फॉर एग्जांपल कोई 1947 के समय में स्टेट गवर्नमेंट जो है आज़ादी के समय में नया नया सरकार बना था, कुछ न्यूज़पेपर ये सब बुक को बैन कर दिया था, फॉरफिटेड कर दिया था। तो आज जो है 2024 में हम उठे पुठे और बोले कि भाई वो उसमें मेरा इंटरेस्ट है, उसको आप कोर्ट को एप्लीकेशन लिखे कि भाई उसको जो है सेट असाइड कर दिए। तो बोला कि यहाँ पढ़िए पहले आप ये क्या कह रहा है, बोल रहा है कि ऐसे एप्लीकेशन आप हाई कोर्ट में विद इन 2 months ऑफ द डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी जिस समय जो फॉरफीचर का ऑफिशियल गैजेट में अनाउंसमेंट हुआ था ना उसके विद इन 2 month के आप कर सकते हो। उसके बाद लिमिटेशन है, यहाँ लिमिटेशन पीरियड दिया गया है, ठीक है कि 2 महीने बाद उठ पुट के आइएगा कि मेरा इंटरेस्ट है उसको चालू कर दीजिए हुजूर, तो ये सब नहीं होगा, ठीक है 2 महीना जैसे ही ऑफिशियल गैजेट में अनाउंसमेंट हो उसके 2 महीना के अंतर्गत आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हुजूर ये जो फॉरफीचर किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये गलत है, इसमें नहीं है ऐसा कुछ, आप इसको सेट असाइड कर दीजिए। लेकिन 2 महीने के बाद आपका लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। अब क्या है, सच एप्लीकेशन हर्ड बाय 3 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, लेस देन 3 जजेस होगा तो स्पेशल बेंच के द्वारा होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा मोटा हाई कोर्ट है जहाँ पे 3 जजे नहीं है हाई कोर्ट में, ठीक है तो बाय स्पेशल बेंच जो भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने का, यहाँ 3 जज काहे सुनेगा एक एप्लीकेशन को सेट, तो मामला देखो भाई स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट खुद उसको बैन किया है, तो सोच लो कितना बड़ा मामला होगा, ठीक है। इसीलिए 3 जजेस कम से कम सुनेगा इस तरह के एप्लीकेशन को। अगर जहाँ ऐसा हाईकोर्ट है जहाँ पे लेस देन 3 जजेस है तो स्पेशल बेंच होगा, ठीक है। अब क्या है, अब बोल रहा है कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा जज एग्री ही कर जाए कि हाँ भाई ये फॉरफिटेड प्रॉपर्टी को रिलीज कर देना चाहिए या उसका जो बैन है उसको हटा देना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि देखो अगर 3 जजेस में 2 जज एग्री करते हैं कि हाँ भाई ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये गलत किया है, इसको हटाना चाहिए, और एक जज बोल रहा है कि नहीं नहीं स्टेट गवर्नमेंट ठीक कहा है, तो क्या होगा, तो मेजोरिटी ऑफ जजेस का जो भी डिसीजन होगा वो माना जाएगा, ठीक है। अगर 2 जज पक्ष में है एक विपक्ष में है तो पक्ष का माना जाएगा, 2 जज विपक्ष में है एक पक्ष में है तो विपक्ष ही माना जाएगा। तो ये सेक्शन 99 था, ठीक है, समझ में आ गया। अरे भाई हाँ बोल, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 100, ठीक है 100 सेक्शन भाई पूरा हो गया यार, चलो 100 सेक्शन 100
देखो उससे पहले ना एक केस है, कविदास वर्सेस वर्षा 2021 का केस है। बोलता है सेक्शन 100 एंड 101 ऑफ बीएनएसएस आर आइडेंटिकल विद द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज दे आर कंसर्न विद द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पर्सन। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई जो सेक्शन 100 और 101 है जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये आइडेंटिकल इन नेचर है। ठीक है, सेम है। और आर्टिकल 32 ऑफ जो है आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इससे डील करता है, उसी के बारे में बात करता है। तो ये अभी हम लोग पढ़ लेंगे, कुछ खास नहीं। चलो, सेक्शन 101 सॉरी सेक्शन 100। सेक्शन 100 कॉमनली नोन एज मिनी हैप्पियस कॉर्पस। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इज कॉमनली नोन एज मिनी हैप्पियस कॉर्पस, तो क्या बोलोगे? सेक्शन 100। पहले कितना था? 97। याद रखना, लिख लो बगल में भाई, बीएनएसएस के बगल में बेयर एक्ट में सीआरपीसी में 97 था, 97 एंड 98। ठीक है, अब क्या है मिनी हैप्पियस कॉर्पस? ये क्या है सुन, हैप्पियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है भाई? एक काम करो, मैं नहीं बोल रहा। हैप्पियस कॉर्पस जो है इसका मतलब तुम लोग कमेंट में लिख देना। ठीक है, देखते हैं ऐसे ही कि क्या है। कमेंट्स किया करो यार, कमेंट्स करते रहो, बढ़िया बढ़िया एकदम कि हाँ भैया, हाँ सर, एकदम अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, कुछ लोग करते हैं, एक अनूप जी हैं जो सर हैं। ठीक है, कोई जायसवाल करके एक मैम थी यूपी की, तो उन्होंने मैसेज किया था। दिल्ली की इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की एक मैम है। ठीक है, उन लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स या फिर व्हाट्सएप में मैसेज किए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, उसमें आप लोग फॉलो कर लेना यार। हम लोग बातें करेंगे कभी कि कहाँ से हो। ठीक है, एडुकेशन से मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो हम लोग शेयर करेंगे क्या है, किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर इंस्टाग्राम पे जुड़ना, हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फॉलो करना मेरे को, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा आज इंस्टाग्राम का अपना आईडी। ठीक है, चलो बाद में। सेक्शन 100, सेक्शन 100 क्या कहता है? सर्च ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। ठीक है, सर्च ऑफ ए पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइंड कर दिया गया है तो वैसे व्यक्ति को सर्च करना। देखो इस सेक्शन को हम लोग मिनी हैप्पियस कॉर्पस के नाम से भी जानते हैं। क्या कहता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को रीजन टू बिलीव है कि अगर कोई व्यक्ति रॉन्गफुली कन्फाइंड है और जो कि पनिशेबल इन लॉ है, ठीक है, तो वैसे व्यक्ति के खिलाफ में वो इशू ऑफ सर्च वारंट ऑफ दैट पर्सन ये इशू कर सकता है। ठीक है, क्या कहता है इस सेक्शन की डीएम साहब, एसडीएम साहब या जेएम फर्स्ट क्लास साहब को ये लगता है, रीजन टू बिलीव है कि कोई व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइंड कर लिया गया है जो कि पनिशेबल इन लॉ है। ठीक है, तो वैसे व्यक्ति के खोजबीन के लिए इशू ऑफ सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति अगर मिल जाता है, ठीक है, इफ पर्सन फाउंड शैल बी टेकन बिफोर द मजिस्ट्रेट इमीडिएटली, जो कि इशू किया है। ठीक है, जो मजिस्ट्रेट वो इशू किया गया है, जिस मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू किया गया है, डीएम साहब के या एसडीएम साहब के, जीएम फर्स्ट क्लास के, तो जो वो सर्च वारंट इशू किया है उसके बिफोर वो व्यक्ति अगर मिल जाने के बाद उसको लाना पड़ेगा। ठीक है, ये सेक्शन को अल्टरनेटिव रेमेडी ऑफ हैप्पियस कॉर्पस भी हम लोग मान सकते हैं कि ये एक अल्टरनेटिव रेमेडी है हैप्पियस कॉर्पस का। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड ना मेरे को एक पीडीएफ मिला है इस सेक्शन को पर्टिकुलरली लेके, सेक्शन 98 और 97 98 यानी 100 और 101। ठीक है, तो मैं व्हाट्सएप पे तुम लोग मैसेज करना, हम भेज देंगे। इसको डिटेल में पढ़ना है एक बार तुम लोग। ठीक है, सब लोग पढ़ना। ठीक है, आप लोग सब पढ़िएगा कि कैसा है। देखिए, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार क्या है इस सेक्शन में, समझ में आया आप लोग को? डीएम साहब, एसडीएम साहब, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब, जो भी है, ठीक है, अगर उनको ये लगता है कि कोई व्यक्ति जो है रॉन्गफुली कन्फाइंड है
जो कि पनिशेबल इन लॉ है, तो उसके खोजबीन के लिए सर्च वारंट इशू, सर्च वारंट करवा सकते हैं। अगर वो व्यक्ति वैसा व्यक्ति मिल जाता है तो उनको शैल बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट इमीडिएटली, उनको उस मैजिस्ट्रेट के समक्ष जो कि वो ऑर्डर पास किया था सर्च वारंट का, उसके समक्ष में हम लोग को लाना होगा। ठीक है, इसको अल्टरनेटिव रेमेडी ऑफ हैबियस कॉर्पस भी इस सेक्शन को हम लोग मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको ना डेड मान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ना अपने ऑर्डर में बोला कि भाई ये तो डेड है, इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। हाल में इसका इस्तेमाल हमने बिहार में देखा था। कोई आरजेडी का नेता वेता था, उसको बंदी बना लिया था भाई। ठीक है, और क्या हुआ फिर कि उसका भाई था, वो फिर इसी सेक्शन के थ्रू 97 के थ्रू ही पहले वाला अभी 100 में हो गया। ठीक है, इसके खिलाफ में फिर वो कंप्लेन सर्च वारंट ये सब करवाया था। ठीक है, तो अभी हाल लाइमलाइट में था ये कुछ दिन पहले ये सेक्शन, इलेक्शन के टाइम पे एक बार देख लेना, न्यूज़ वाला खोल के देख लेना। ठीक है, सेक्शन 101। ठीक है, 101 क्या कहता है, ये हमारा सर्च वारंट का लास्ट सेक्शन है। 101 कहता है पावर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड फीमेल्स। ठीक है, ये दोनों सेक्शन जो है 100 और 101 ये सिमिलर टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इनके पास ये पावर है, पावर टू टेक एन ऑर्डर फॉर इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ सच वुमेन। ठीक है, क्या है ये सेक्शन कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब, एसडीएम साहब, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब, इनके पास ये पावर है कि ये ऑर्डर कर सकते हैं इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ सच वुमेन। कैसा वुमेन? जो कि एब्डक्टेड है, ठीक है, या अनलॉफुल डिटेन है ऑफ अ वुमेन और अ फीमेल चाइल्ड। अगर कोई वुमेन है, महिला है, या कोई महिला चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड है, जिसको अनलॉफुल डिटेन किया गया है या एब्डक्ट किया गया है, तो ऐसे वुमेन के लिए जो डीएम साहब, एसडीएम साहब, जेएम फर्स्ट क्लास वो ऑर्डर कर सकते हैं टू इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ सच वुमेन। ठीक है, सच वुमेन टू हर लिबर्टी। ठीक है, अगर कोई महिला है तो उसके लिबर्टी के, अगर उसको सर्च किया गया उसके लिबर्टी पे कि हाँ भाई तुम अपने मर्जी से तो नहीं ना भागी थी। ठीक है, अरे देखो हाल फिलहाल में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जो हैं, लड़का लड़की भाग जाता है। ठीक है, लड़का लड़की भाग जाता है तो कोर्ट के समक्ष उसको लाया जाता है, तो कोर्ट में बोलती है कि हुजूर हम तो मेजर हैं, अपनी स्वेच्छा से भागे थे। ठीक है, तो यहाँ पे तो उसका हो जाएगा कि उसको लिबर्टी पे छोड़ देगा वुमेन को, कि पूछेगा कि भाई अपने से, अगर कोई महिला चाइल्ड है बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो उसके लीगल गार्जियन के पास में, पेरेंट्स के पास पे उसको दिया जाएगा। ठीक है, देखो इससे रिलेटेड ना एक तो एग्जाम्पल है मेरे पास। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि गदर एक प्रेम कथा मूवी सब देखा होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शादी के बाद जो है वो क्या हीरोइन जो थी वो जाती है पाकिस्तान अपने पापा के पास, और पापा उसको रख लेते हैं भाई, उसको आने नहीं देते हैं अपने हस्बैंड के पास, सनी देओल के पास में। तो अगर सनी देओल, और ये कहानी अगर इंडिया का होता तो वो सेक्शन 101 के तहत में कंप्लेन फाइल करता, और डीएम साहब उसको हीरोइन को लेके आते हैं, बोलते हैं कि हाँ अपने स्वेच्छा से आना चाहते हैं, बोले हाँ हम तो इन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हमारा ये सेक्शन अप्लाई होगा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोग ये याद रखना। ठीक है, कि अगर कोई महिला है जो कि एब्डक्ट है या अनलॉफुल डिटेन कर दिया गया है, तो फिर ये सेक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये भी है कि एक लड़की थी, लव मैरिज की थी। ठीक है, पटना हाई डिस्ट्रिक्ट जज की बेटी थी। ठीक है, पटना, और डिस्ट्रिक्ट जज साहब उसको हाउस अरेस्ट कर लिए थे। ठीक है, घर में बंदी बना दिए थे। ठीक है, तो उनके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में के सीनियर एडवोकेट जो हैं यही वाला सेक्शन का इस्तेमाल किए थे। ठीक है, 98, तुम लोग एक बार सर्च करना ना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि भाई अब तुम लोग को क्वेश्चन आया होगा मन में कि तो सेक्शन 100 और 101 में अंतर ही क्या है फिर। तो देखो यहाँ सेक्शन 101 में जो कंप्लेंट होगा, कंप्लेंट ऑन ओथ होगा, हमेशा याद रखना। कंप्लेंट ऑन क्या होगा? कंप्लेंट ऑन ओथ होगा। और जो चाइल्ड का यहाँ बात होगा, चाइल्ड मतलब बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स होगा, और सच एब्डक्शन और डिटेंशन फॉर एनी अनलॉफुल पर्पस। ठीक है, और वैसे एब्डक्शन और डिटेंशन जो होंगे वो किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए किया गया हो, ये इसका जरूरी ध्यान देना। ठीक है, ये हम लोग का सेक्शन ये खत्म होता है। देखो यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो प्लीज़ आप लोग बता देना कि सर यहाँ पे दिक्कत हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर कर लेंगे कि सर इसमें समझ में, और मेरा भी कंसेप्ट क्लियर होगा, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तुम लोग को अगर समझाने में अगर हम असफल होते हैं,
ठीक है, तो जरूर बात है कि मेरे में कोई दिक्कत हो रहा होगा कि, ठीक है, तो इसलिए कमेंट जरूर करना कि हाँ सर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया। ठीक है, जबकि मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि आई होप तुम लोग को बहुत अच्छे से, आप लोग को जो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग सेक्शन ये पार्ट सी में आते हैं। पार्ट सी जो है हमारा जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्चेस, इसके बारे में बात करता है। पार्ट सी हमारा क्या है, जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्चेस। ये क्या बात कर रहा है सर? अच्छा, पहले हम लोग को ये मानना होगा कि सर्च एंड सीजर का मतलब क्या होता है। सर्च मीन्स लुकिंग इनटू एन इंडिविजुअल और देयर प्रॉपर्टी टू फाइंड एविडेंस। यानी सर्च का मतलब क्या हुआ कि किसी इंडिविजुअल को, किसी व्यक्ति को या उसके संपत्ति को सर्च करना ताकि कोई साक्ष्य मिल सके, कोई चीज मिल सके उसके बिहाफ में, थिंग्स या डॉक्यूमेंट मिल सके। वेयर एज जो सीजर है, सीजर का मतलब होता है मीन्स टेकिंग पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी वंस द सर्च इज डन। यानी जो सर्च करने के बाद जो संपत्ति मिला है, जो चीज मिला है, उसको जब्त कर लेना, ये सीजर है। ये नॉर्मल सा भाई, इसको क्या है, तो बच्चा भी बोल देगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 102। ठीक है, 102 कोई काम का नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। क्यों लिख दिए हैं, इसके लिए पीछे भी रीजन है। बहुत लोग कमेंट करते हैं सर आप तो ये सेक्शन छोड़ दिए हैं, आप तो पढ़ाए ही नहीं। भाई जो जरूरी नहीं है उसको क्या डिस्कस करना है यहाँ पे, इसमें क्या है एक बार रीड करो। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32, 72, 74, 76, 79, 80 एंड 81 shall apply to all search warrant issued under 96, 97, 98 एंड 100। यानी ये सब जो प्रोविजन है, ये सब प्रोविजन पे सेम अप्लाई होंगे, यही है। तो ये कोई काम का है नहीं है, आगे बढ़ो। ठीक है, सेक्शन 103, हाँ उसके लिए काम के लिए है, जो कोई पुलिस ऑफिसर इसको देख रहे हैं उनके काम के लिए है। तो सर ये आपके काम के लिए होगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ये सब सेक्शन जो है ये इस सेक्शन सेम अप्लाई होंगे सर्च वारंट पे। ठीक है, सेक्शन 103 में आते हैं हम लोग। 103 क्या कहता है कि पर्सन, ये क्या कह रहा है, पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस टू अलाउ सर्च। ठीक है, बंद जगह उसको सर्च करने के लिए व्यक्ति को अलाउ कैसे करेगा। ठीक है, इसके बारे में बात किया है। रेड मूवी सब देखे होंगे, रेड मूवी देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ से रिलेटेड फिल्म हमेशा देखते रहिए, याद आएगा। अभी करंट में वेदा देखिएगा एक बार जरूर। ठीक है, वो जॉन अब्राहम साहब का, तो बढ़िया है वो मूवी। ठीक है, तो पर्सन इन चार्ज ऑफ ए क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च, इसके बारे में क्या कह रहा है कि इफ एनी प्लेस लाइबल टू सर्च और इंस्पेक्शन अंडर दिस चैप्टर इज क्लोज्ड। अगर कोई जगह है, कोई क्या बोलते हैं प्लेस है, वो क्या है, उसका जरूरी है सर्च करना या इंस्पेक्शन करना इस चैप्टर के अंतर में। और पर्सन रिसाइडिंग इन सर्च प्लेसेस, ठीक है, अगर कोई जगह है जो जरूरी है सर्च करना, उसको इंस्पेक्शन करना, और वो बंद है। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति वहां पे रिसाइड्स कर रहा है, ठीक है, रह रहा है उस प्लेस में, तो ऑन द डिमांड ऑफ सर्च पुलिस ऑफिसर या फिर जो ऑफिसर जो ऑथराइज्ड है उस सर्च करने के लिए, तो उसको अलाउ हिम फ्री इनग्रेस, यानी उसको हम लोग को अलाउ करना होगा कि हाँ सर आप सर्च कर लीजिए। हम और क्या कह रहा है, ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर अ सर्च देयर इन, और प्रोवाइड फॉर एग्जाम्पल कि मेरा ना क्या हुआ कि पूरा बड़ा सा मकान है, मकान में एक ऊपर पे छत्ता पे हम लोग एक पर्सनल रूम बनाए हुए हैं, और कोई सर्च करने के लिए आया। ठीक है, बोल रहा है कि हाँ भाई हमको इसको सर्च करना है, हमको घुसने दो घर के अंदर, तो तुमको उसको क्या करना होगा, घुसने देना होगा उस व्यक्ति को। ठीक है, फ्री इनग्रेस। बोलेगा कि भाई वो 3 तल्ला पे हम कैसे चढ़े, सीढ़ी लाओ हमारे लिए। ठीक है, तो अगर रीजनेबल फैसिलिटीज भी तुमको प्रोवाइड करना होगा, तुम ही नहीं बोल सकते हैं तो एक तो हमरे घर में सर्च करने आए हैं और ऊपर से हम सीढ़ी लाके दे और कुर्सी लाके दे, भागता है कि नहीं यहाँ से, तो ऐसा नहीं बोल सकते। आपको रीजनेबल जो भी फैसिलिटीज उसको अलाउ कर सकते हैं सर्च करने के लिए, आपको करना होगा, फ्री इनग्रेस प्रोवाइड करना होगा वैसे ऑफिसर को। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ इनग्रेस इनटू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। अगर कोई व्यक्ति मना करता है कि अरे नहीं हम अपने संपत्ति में घुसने वसने नहीं देंगे, ठीक है,
हम नहीं आने देंगे, हम तो ताला लगा देंगे, हम खिड़की लगा देंगे, ठीक है, ऐसा करता है, तो वैसा जो ऑफिसर है या व्यक्ति है वे क्या करेगा, तोड़ ताड़ के घुस जाएगा। अंडर सेक्शन 44 सब क्लॉज 2 में हम लोग क्या देखे थे कि विंडो तोड़ देगा, दरवाजा तोड़ देगा अगर कोई इनग्रेस नहीं पूरा। तो वही सेम चीज बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति रोकता है किसी पुलिस ऑफिसर को या एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर को कि भाई हम नहीं आने देंगे, सर्च नहीं करने देंगे अपने संपत्ति को, तो वैसा ऑफिसर जो है घर वर तोड़ वाड़ के जो है आपका खिड़की दरवाजा तो भी सर्च कर सकता है, ठीक है। सब क्लॉज 3 ये कहता है, ठीक है, सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि जरूरी नहीं है कि फॉर एग्जांपल देखो आजकल के डेट में क्या बहुत सारा न्यूज आ रहा है ना कि महिला जो है या फिर जो अभी रिसेंट हम शायद पढ़े थे 1 महीने पहले कि कोई एयरपोर्ट की महिला थी, वो अपने प्राइवेट पार्ट में और मतलब कि जो अंडर गारमेंट्स के अंदर कुछ कुछ इलीगल गोल्ड वोल्ड का सामान लेके आ रही थी, ठीक है। तो वैसे आदमी को सर्च करना होता है, पर्सनल सर्च होता है उसका, ठीक है। तो सेक्शन 103 में ये नहीं बोल रहा है कि भाई इसका मतलब है कि भाई अगर कोई व्यक्ति को पर्सनल सर्च करना होगा इन पर्सन तो भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कि अरे भाई देखाओ तुम क्या क्या छुपाए हुए हो, अपने अंदर में क्या क्या रखे हो, ठीक है। अगर कोई महिला है तो उसको कोई महिला पुलिस अधिकारी उसका सर्च करेगी, ठीक है। इन पर्सन भी सर्च किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 में ये दिया गया है, ठीक है। इन पर्सन भी सर्च आप लोग कर सकते हैं। अब इसका सब क्लॉज 4 क्या कह रहा है, ठीक है, बिफोर मेकिंग। अब देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। कोई पुलिस ऑफिसर सर आप देख रहे हो, ठीक है, कुछ लोग तो देखते हैं, मुझे कमेंट भी करते हैं, पर्सनल मेरे जो जान पहचान के हैं वो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, तो भैया या सर आप लोग जो ये देख रहे हैं तो ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिफोर मेकिंग सर्च अंडर दिस चैप्टर, ठीक है, देखो सर्च स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया क्या करना होगा कि जो ऑफिसर होगा या अदर पर्सन है वो दो या मोर इंडिपेंडेंट और रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स को वहाँ पे जो उस लोकेलिटी का है उसको बुलाएगा, ठीक है, उसके सामने पे सर्च करेगा। यानी 2 इंडिपेंडेंट विटनेस, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट या रेस्पेक्टेबल जो मेंबर होगा उस कॉलोनी का, उस लोकेलिटी का, उसको बोलेगा कि भाई देखो हम इस घर का सर्च करने आए हैं, आप लोग मौजूद रहिए, आप लोग गवाह के रूप में, विटनेस के रूप में आप लोग देखिए इसको। अगर कोई पर्सन रेडी नहीं होता है तो उसको फिर राइटिंग ऑर्डर में भी हम लोग उसको दे सकते हैं कि भाई तुम आपको मौजूद होना होगा यहाँ पे, ठीक है। ये सब क्लॉज 4 था। सब क्लॉज 5 क्या कह रहा है कि भाई जो सर्च के दौरान जो भी सामान मिला उसका एक सीजर लिस्ट आपको प्रिपेयर करना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सच विटनेस। जो विटनेस है उसके प्रेजेंस में आपको वो सीजर लिस्ट बनाना होगा कि भाई ये जगह हम सर्च किए हैं, इस जगह हमको ये पाया गया, 50 किलो सोना पाया गया, फलना पाया गया, चिलना पाया गया, ठीक है। और जो भी सीजर लिस्ट होगा उसको साइन करवाना होगा, जो भी विटनेस है, जो भी विटनेस जो वहाँ मौजूद थे इंडिपेंडेंट विटनेस वो साइन करेंगे उस पर, ठीक है। द ओनर ऑक्यूपेंट, सब क्लॉज 6 क्या कह रहा है, देखो 8 वो है, याद रखना, ठीक है। सब क्लॉज 6 क्या कह रहा है, ओनर या ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस सर्च, यानी कोई फॉर एग्जांपल एक्स नाम के व्यक्ति के घर पे सर्च करने गए, तो एक्स नाम का व्यक्ति वहां पे मौजूद हो सकता है कि नहीं, सर्च के समय पे तो हो सकता है। तो क्या बोल रहा है कि जो ओनर और ऑक्यूपेंट है जहां का सर्च किया जा रहा है, तो वैसा व्यक्ति को भी हम लोग अलाउ करेंगे, परमिट करेंगे कि जो भी सर्च एंड सीजर है उसके सामने हो सकता है, ठीक है, अटेंड कर सकता है ड्यूरिंग द सर्च, एंड अ कॉपी ऑफ लिस्ट प्रिपेयर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी साइंड बाय सेड विटनेस शैल बी डिलीवर्ड टू सच ऑक्यूपेंट, ठीक है। और जो भी सर्च लिस्ट हम पुलिस ऑफिसर के द्वारा, ऑफिसर के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि साइन किया गया है विटनेस के द्वारा, वो एक कॉपी उस ओनर को, ऑक्यूपेंट को भी दे दिया जाएगा। सब क्लॉज 7 क्या कह रहा है, व्हेन एनी पर्सन इन सर्च अंडर सेक्शन 103 सब क्लॉज 3, ठीक है, अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स टेकन पोजेशन ऑफ सेल्फ प्रिपेयर्ड। अच्छा देखो सब क्लॉज 3 में हम लोग क्या पढ़े थे कि इन पर्सन सर्च, किसी व्यक्ति को भी हम लोग पर्सनली सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर महिला है तो महिला पुलिस ऑफिसर उसको इन पर्सन सर्च कर सकती है। तो बोल रहा है कि एक 7 में, सब क्लॉज 7 में, कि अगर ऐसा भी जो अगर सर्च किया गया है तो और उसके समक्ष से भी अगर कोई डॉक्यूमेंट पाया गया है,
ठीक है, या फिर कुछ चीज पाया गया तो उसका भी लिस्ट प्रिपेयर करना होगा आपको। ठीक है, सब क्लॉज 7 में ये कहता है। सब क्लॉज 8 क्या कहता है? सब क्लॉज 8 क्या कहता है कि एनी पर्सन who without reasonable cause refuse or neglect to attend and witness a search under this section shall be deemed to have be committed an offence under section 222 of BNS 2023। अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के, ठीक है, बिना कोई रीजनेबल कॉज के, ठीक है, अगर कोई मना करता है कि नहीं नहीं हम नहीं बनेंगे आपका गवाह हुआ, हम नहीं विटनेस बनेंगे, ठीक है, अगर ऐसा बोलता है, ठीक है, तो वैसा व्यक्ति जो है वो एक ऑफेंस कमिट करता है, शैल बी कमिटेड, जो कि सेक्शन 222 और भारतीय न्याय संहिता 2023 में दिया गया है। तो इसलिए आप मना मत करना कि हम तो नहीं बनेंगे विटनेस, जाइए आप खोजिए दूसरा। कोर्ट बोलेगा अच्छा पनिशेबल है ये, किसके अंडर? 222 और BNSS। सेक्शन 103 समझ में आया? सेक्शन 103 को एकदम रैपिड फायर से हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सेक्शन 103 क्या कहता है कि भाई वैसा जगह को सर्च करना जो कि बंद है, ठीक है, क्लोज है। तो पहला बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी जगह को सर्च करना चाहता है, पुलिस ऑफिसर किसी जगह को सर्च करना चाहता है, इंस्पेक्शन करना चाहता है जो कि बंद है, और कोई व्यक्ति वहां पे रह रहा है, रिसाइड कर रहा है, तो ऑन द डिमांड ऑफ सच ऑफिसर्स, और व्यक्ति के डिमांड पे उसको फ्री इनग्रेस प्रोवाइड करेगा और कोई भी रीजनेबल जो भी वो सहायता मांगेगा उसको देगा। अगर वो उसको नहीं घुसने देगा तो भाई वो सेक्शन 44 सब क्लॉज 2 के तहत तो वो खिड़की दरवाजा तोड़ के भी घुस सकता है। अगर वो व्यक्ति को जरूरत है कि वो इन पर्सन सर्च करे, उसको उस व्यक्ति को सर्च करे, तो उसको भी सर्च कर सकता है। अगर कोई महिला है तो महिला सर्च करेगा। सर्च करने से पहले 2 इंडिपेंडेंट विटनेस एटलीस्ट, या कोई रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स जो उस लोकेलिटी के, उस जगह का कोई रिस्पेक्टेबल आदमी होगा, उसको एज अ विटनेस हम लोग रखेंगे। अगर कोई मौजूद नहीं होता है तो एक रिटन ऑर्डर भी दे सकते हैं कि भाई आपको मौजूद होना होगा। सब क्लॉज 5 क्या कहता है कि भाई जो भी आप सर्च किए हैं उसका एक सीजर लिस्ट प्रिपेयर करना होगा और उसको विटनेस से साइन करवाना होगा। अगर कोई ओनर और ऑक्यूपेंट भी चाहता है कि हम भाई मौजूद रहें ड्यूरिंग द सर्च एंड सीजर के समय में, तो वो सर्च एंड सीजर के समय में मौजूद रह सकता है, उसको अलाउ किया जाता है। ठीक है, और जो भी सीजर लिस्ट प्रिपेयर्ड किया गया है, ठीक है, जो साइन किया गया है विटनेस के द्वारा, तो एक कॉपी उसको भी दे दिया जाएगा ओनर ऑक्यूपेंट के द्वारा। इन पर्सन सब क्लॉज 7 क्या कहता है? अगर जो व्यक्ति को इन पर्सन सर्च की है और उसके समक्ष से भी हमको कुछ संपत्ति या फिर कुछ ऐसा चीज पाया गया है तो उसका भी हम लोग लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। और सब क्लॉज 8 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के विटनेस नहीं बनता है या रिफ्यूज करता है, नेग्लेक्ट करता है, तो वैसे व्यक्ति जो है वो BNSS का सेक्शन 222 कमिट कर रहे हैं जो कि पनिशेबल है। समझ में आ गया? अब आओ 104 क्या कहता है? सेक्शन 104 कहता है डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिडिक्शन। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। When the execution of search warrant executed beyond the logical jurisdiction of the court which is issued the same। फॉर एग्जाम्पल कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च वारंट है वो जुरिडिक्शन से बाहर एग्जीक्यूट किया गया है, जहां पे जो इशू किया है उसका जुरिडिक्शन नहीं है। तो अगर ऐसा कोई चीज पाया जाता है तो पहले क्या करना होगा, वहां पे उसका लिस्ट प्रोड्यूस करना होगा, सॉरी लिस्ट प्रिपेयर्ड करना होगा। ठीक है, और इमीडिएटली टेकन बिफोर जो कोर्ट जो है इशू किया है उसके समक्ष ले जाना होगा, अनलेस अगर कोई वहां पे मौजूद है, नियरर मैजिस्ट्रेट है जिसका जुरिडिक्शन है उस जगह पे, तो सबसे पहले वहां पे लेके जाना होगा। फॉर एग्जांपल कोई कोर्ट जो है मसौड़ी जहानाबाद का कोर्ट को कोई सर्च वारंट इशू किया था, ठीक है, और वो पटना पे आके एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो भाई पहले जो है पटना के मैजिस्ट्रेट साहब के सामने आपको वो डॉक्यूमेंट और थिंग प्रोड्यूस करना होगा और फिर आपको वहां पे जो कोर्ट इशू किया गया है वहां ले जाना होगा। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे नहीं रहता तब फिर आप डायरेक्ट वहां पे ले जा सकते थे। वो सेक्शन 104 में यही कहा गया कि अगर कोई सर्च जो है बियॉन्ड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट अगर एग्जीक्यूट किया गया है तब का क्या काम होगा ये बताया गया है। ये हमारा जो है सर्च से रिलेटेड जो है खत्म होता है। अब लास्ट है हमारे डी मिसलेनियस, ये 105 से लेके 110 तक में है। ठीक
ठीक है, इसमें 2 नए सेक्शन जोड़े गए हैं, एकदम न्यूली एडेड सेक्शन है। और 105 जो है ये तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आते के साथ तहलका मचाए हुए है। ठीक है, सेक्शन 105 जो है बहुत तहलका मचाए हुए, क्यों मचाए हुए ये जानना जरूरी है। ये कह रहा है सेक्शन 105, देखो बिहार में क्या है ना कि दारू वारू के लिए किसी को भी पुलिस ऑफिसर पकड़ ले रहा है, ठीक है, दारू यहाँ पे बैन है, लीकर बैन है, तो क्या होता है ना कि भाई पुलिस ऑफिसर 10 बोतल पकड़ता है तो 5 बोतल कहीं जिक्र करता है कि 5 ही बोतल मिला है। ठीक है, तो इस सब के लिए ये एकदम खतरनाक सेक्शन आया है। सेक्शन 105 क्या कहता है, रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। यानी सेक्शन 105 क्या कह रहा है, वो घंटी का आवाज आ रहा है। सेक्शन 105 क्या कह रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है, यानी अगर पुलिस ऑफिसर या कोई व्यक्ति सर्च एंड सीजर कर रहा है तो उसका चल और चित्र यानी आवाज और चित्र दोनों को रिकॉर्ड करना होगा। ये सेक्शन 105 इसलिए इंपॉर्टेंट है। यह सुप्रीम कोर्ट का हाल ही फिलहाल में हाई कोर्ट से रिलेटेड ये सब का प्ली उली, अरे बहुत चर्चा में है ये सेक्शन 105। एक बार देख लेना, रिसेंट लाइव लॉ ये सब में आया हुआ था। ठीक है, क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सर्च ऑफ प्लेस और टेकिंग पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी आर्टिकल और थिंग्स अंडर दिस चैप्टर और अंडर सेक्शन 185 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स सीजर्ड और साइन ऑफ सच बाय विटनेस। ठीक है, क्या कह रहा है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है किसी जगह को सर्च कर रहा है, किसी प्रॉपर्टी को, किसी आर्टिकल को, किसी थिंग्स को सर्च कर रहा है इस चैप्टर के अंडर या सेक्शन 185 के तहत, तो तब तक उसका रिकॉर्डिंग करेगा, जब तक वो उसका लिस्ट प्रिपेयर्ड हो रहा है उसका भी रिकॉर्डिंग होगा, और साइन बाय विटनेस है उसका भी रिकॉर्डिंग होगा। शैल बी रिकॉर्डेड बाय द ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी उसका आवाज और चित्र दोनों रिकॉर्ड होगा। पुलिस ऑफिसर या तो अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर सकता है और रिकॉर्ड करने के बाद अपने पास रखेगा, नहीं, पुलिस ऑफिसर सेल विदाउट डिले फॉरवर्ड सच रिकॉर्डिंग टू DM, SDM और JM फर्स्ट क्लास, इन सब को भेजेगा। ठीक है, इन सब में किसी को भेजेगा, DM साहब को भेज देगा, SDM साहब को भेज देगा, JM फर्स्ट साहब को भेज देगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है भाई। ठीक है, सेक्शन 105 एकदम लिख लो, न्यूली एडेड है, CRPC में पहले ये नहीं था। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि भैया आप सर्च एंड सीजर के दौरान, ठीक है, अगर आप किसी जगह को, प्लेस को सर्च कर रहे हैं, किसी वस्तु को सर्च कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को सर्च कर रहे हैं, आर्टिकल को सर्च कर रहे हैं, या अंडर सेक्शन 185 आप कुछ सर्च कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग द सर्च पीरियड में तब तक जब तक विटनेस उस सीजर लिस्ट पे साइन नहीं कर ले, उसको रिकॉर्ड करना है अपने मोबाइल फोन में या जो भी आपके पास मौजूद हो। ठीक है, ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और विदाउट एनी डिले, ठीक है, विदाउट एनी डिले आपको DM, SDM और जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को इसको फॉरवर्ड भी कर देना है। सेक्शन 105 यही कहता है। ठीक है, 106 में आते हैं भाई, ये सब बहुत बड़ा बड़ा सेक्शन है। 106 क्या कहता है, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीजर सर्टेन प्रॉपर्टी। ठीक है, अरे ये 106 कब चर्चा में आया था पता है, बिहार के एक यूट्यूबर थे मनीष कश्यप साहब। ठीक है, मनीष कश्यप साहब का ना पुलिस ऑफिसर जब उनको उनका बैंक के अकाउंट सीज कर दिया था, तो एक क्वेश्चन उठा था, वेदर पुलिस ऑफिसर हैज पावर टू सीज द बैंक अकाउंट ऑफ एनी पर्सन। तो वो इस सेक्शन में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस सेक्शन में क्या कहता है, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी, कि पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी वो सीज कर सकता है। क्या कहता है, एनी पुलिस ऑफिसर में सीज एनी प्रॉपर्टी विच मे बी एलेज्ड और सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन और सस्पिशन ऑफ कमीशन ऑफ एनी क्राइम। पुलिस ऑफिसर ऐसे किसी भी संपत्ति को, ठीक है, क्या कह सकता है, सीज कर सकता है, सीजर कर सकता है, जिसमें पुलिस को ये संदेह है कि या तो ये चोरी का है या उसको ये संदेह है कि ये किसी कमीशन ऑफ ऑफेंस से इसको प्राप्त किया गया है। ठीक है, सच पुलिस ऑफिसर, ठीक है, जो अगर कोई किसी भी पुलिस ऑफिसर जो ये किया है, सबऑर्डिनेट है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन का, तो वो एक रिपोर्ट भेजेगा अपने सीनियर ऑफिसर को कि भैया ये सब हमने ये फलना चीज इससे सीजर किया है।
ठीक है। सब क्लॉज 2 में ऐसा कुछ नहीं है। सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि पुलिस ऑफिसर प्रोड्यूस सच सीजर टू द मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन, और पुलिस ऑफिसर देयर आफ्टर क्या करेगा, जो सीजर हुआ है वैसा संपत्ति उसको मैजिस्ट्रेट के सामने जो इसका जुरिडिक्शन होगा वहां पे प्रोड्यूस करेगा। इफ प्रॉपर्टी सीज्ड इज नॉट कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। Police officer may give custody to any person on his executing bond undertaking to produce the property before the court when required। ठीक है, ये क्या कह रहा है आप समझो इसको। पुष्पा मूवी देखे हो? पुष्पा देखे ही होंगे, ट्रेंडिंग में 2 भी आने वाला है। पुष्पा में देखो चोरी क्या चीज का करता था, चंदन का लकड़ी वकड़ी चोरी करता था, ठीक है। लंबा लंबा टिम्बर, एकदम बड़ा बड़ा लकड़ी। तो अगर कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ लेता है, सीज कर लिया, ठीक है, तो वो तो ईजिली नहीं है कि भाई उसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करना ईजी नहीं है। तो पुलिस ऑफिसर सब क्लॉज 3 में क्या कह रहा है कि अगर पुलिस ऑफिसर, पहला तो बोला कि भाई जो भी आप सीज कीजिएगा उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो चीज का जुरिडिक्शन है वहां प्रोड्यूस करना होगा। दूसरा ये कह रहा है कि अगर उसको ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आ रहा है वैसे सीजर सामान को, ठीक है, तो क्या करेगा पुलिस ऑफिसर जो है किसी को कस्टडी में बॉन्ड भरवा के किसी के कस्टडी में दे देगा कि आप ये वाला संपत्ति आप रखिए, जब इसका जरूरत पड़ेगा तब इसको हम लोग ले जाएंगे या कोर्ट के समक्ष में प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। पुलिस ऑफिसर में गिव कस्टडी टू एनी पर्सन ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड भरवाएगा, ठीक है। अंडरटेकिंग टू प्रोड्यूस द प्रॉपर्टी बिफोर द कोर्ट, जब रिक्वायर्ड होगा, व्हेन जब जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो पुष्पा का लकड़ी कोर्ट कैसे लेके जाएगा उतना, बस का बस, ट्रक, तो किसी व्यक्ति को दे दिया कि रखिए, जब कोर्ट को जरूरत ऐसा पड़ेगा तो लेके जाएंगे, ठीक है। इसमें एक प्रोवाइजो भी है। प्रोवाइजो कह रहा है कि अगर कोई पेरिसेबल गुड्स है यानी नेचुरल डिके का है, जो खराब हो जाता है, जल्दी खराब हो जाएगा और उसका वैल्यू लेस देन 500 रुपया है, वैसा संपत्ति जिसका लेस देन 500 रुपया है, ठीक, एक बार चेक करना है यार कि 500 है ना, लेस देन 500 रुपया है, तो जो एसपी साहब ऑर्डर कर सकते हैं। एक सेकंड में तो चेक करने दो यार, 500 रुपया 106, ₹500, हाँ ठीक है 500, ठीक है। अगर कोई पेरिसेबल गुड्स है यानी ऐसा, फॉर एग्जांपल किसी का टमाटर वमाटर सीज हो गया है, चोरी वोरी का टमाटर था, ठीक है, और उसका वैल्यू 500 रुपये से कम है, तो सुप्रीम जो एसपी साहब हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब हैं, वो ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई वो प्रॉपर सामान को बेच दो भाई ऑक्शन में, उसको बाद में देखा जाएगा वो पैसा का क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले ये बेच दो सामान, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो सेक्शन 106 में हम लोग यही देखें कि सीजर ऑफ पावर टू पुलिस ऑफिसर टू सीजर सर्टेन प्रॉपर्टी, कि सीजर ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी कब करेगा, तो पुलिस ऑफिसर को जब ये लगेगा कि जो संपत्ति है या तो ये चोरी का है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, या फिर कोई क्राइम से इसको अर्जित किया गया है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर उसको सीज कर सकता है। और अगर सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर है यानी जूनियर है तो वो अपने सीनियर को उसका रिपोर्ट देगा, ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज को रिपोर्ट करेगा पुलिस ऑफिसर, ठीक है। सब क्लॉज 3 में यही कहा गया कि पुलिस ऑफिसर जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने जो भी सीज किया गया है उसको प्रोड्यूस करेगा, और अगर ऐसा कोई संपत्ति है जिसको ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत है तो किसी व्यक्ति को वो बॉन्ड भरा के उसको वहाँ दे देगा, बोलेगा भाई जब जरूरत पड़ेगा ले जाएंगे, ठीक है, प्रोड्यूस करना है। प्रोवाइजो इसका यही कहता है कि अगर कोई पेरिसेबल गुड्स है जिसका वैल्यू 500 रुपये से कम है तो एसपी जो है उसको इमीडिएट जो बोलेगा इसको ऑक्शन में बेच दो भाई, और पैसा रख ले रहना, जब काम आएगा बताएंगे। सेक्शन 107 देखो ये भी न्यूली एडेड सेक्शन है, 105 भी न्यूली एडेड सेक्शन है, 107 भी न्यूली एडेड सेक्शन है। पर्सनली जब हम इसको पढ़ रहे थे ना तो ये हमको बहुत अच्छा सेक्शन लगा कि 105 तो नो डाउट बहुत अच्छा सेक्शन है कि भाई बहुत ज़रूरी था 105, लेकिन 107 भी बहुत अच्छा ये सेक्शन न्यू ऐड किया गया है, सीआरपीसी में नहीं था। ये कहता है अटैचमेंट फॉर फ्यूचर एंड रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये क्या कह रहा है, देखो हम मोटा मोटी बता दे रहे हैं, एक बार बेयर रीड करोगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसको ये लगता है कि ये जो फलना संपत्ति है, ठीक है, ये जो है वो क्या है, ऑब्टेन किया गया है
या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्टेन किया गया है किसी क्रिमिनल एक्टिविटी या कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस के द्वारा, कोई क्राइम ऑफेंस करने के कारण या क्रिमिनल एक्टिविटी से फलना संपत्ति ऑब्टेन किया गया है। किसको लगता है? पुलिस ऑफिसर को लगता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। सब क्लॉज 1 फिर से समझो कि कोई भी पुलिस ऑफिसर को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये रीजन टू बिलीव होता है कि फलना जो संपत्ति है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है किसी क्रिमिनल एक्टिविटी या कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस के द्वारा अर्जित किया गया है। तो वैसे में जो फलना पुलिस ऑफिसर है वो क्या होगा? विथ हिज अप्रूवल, सबसे पहले अप्रूवल लेगा सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस से लेगा, और अप्रूवल लेने के बाद एक एप्लीकेशन जो है कोर्ट को देगा और मजिस्ट्रेट साहब को देगा कि भैया सर आप ये फलना जो प्रॉपर्टी है हुजूर इसको अटैच कर लीजिए, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी, ये सब क्लोज 1 कहा। दूसरा सब क्लोज क्या कह रहा है कि कोर्ट और मजिस्ट्रेट जो है ये एप्लीकेशन के बाद सो कॉज नोटिस इशू करेगा। सो कॉज नोटिस किसके खिलाफ में इशू करेगा? जिस व्यक्ति का वो प्रॉपर्टी है उसके खिलाफ में सो कॉज नोटिस इशू करेगा कि हाँ भाई बताइए कि काहे आपका संपत्ति हम ना फॉरफिटेड करें, ठीक है, ये तो लग रहा है क्रिमिनल ऑफेंस से आप अर्जित किए हैं, ठीक है। और वो नोटिस का पीरियड टाइम लिमिट कितना होगा? 14 डेज का होगा, ठीक है। कोर्ट और मजिस्ट्रेट इशू सो कॉज नोटिस, कारण बताओ जो एप्लीकेशन होता है, सो कॉज विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज टू व्हाई एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट शैल नॉट बी मेड, कि क्यों हम आपका संपत्ति को अटैच ना करें, इसका आप कारण बताओ, कारण बताइए कि नहीं ये क्रिमिनल एक्टिविटी से अर्जित नहीं किया गया है, ये फलना फलना हम अपना मेहनत का कमाई है, आप देखिए ये है वो है, तो कारण बताओ। मैं सब क्लॉज थ्रू में क्या कहता है? वेयर नोटिस इशूड टू एनी पर्सन अंडर सबसेक्शन 2, जिसके खिलाफ में ये जो नोटिस इशू किया गया है सब क्लॉज 2, ठीक है, स्पेसिफाइज एनी प्रॉपर्टी और बीइंग हेल्ड बाय एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन, अ कॉपी ऑफ नोटिस शैल बी आल्सो सर्व टू हिम। सब क्लॉज 3 में ये क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है, होता है ना कि घर किसी व्यक्ति का 10-12 घर है और कहीं कोई रहता है कहीं कोई, तो अगर कोई संभालने वाला कोई और व्यक्ति है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक्स नाम का बिल्डिंग है, वो किसी और व्यक्ति का है लेकिन उसको संभाल कोई रहा है, ठीक है, तो हम लोग एक कॉपी उसको भी भेजेंगे कि भाई तुम भी जो नोटिस का कॉपी उसको भी भेजेंगे कि बताओ ये संपत्ति कहाँ से आया है, ठीक है। यही सब क्लॉज 3 में कहता है। सब क्लॉज 4 कहता है कि मैजिस्ट्रेट या कोर्ट, ठीक है, आफ्टर कंसिडरिंग हिज एक्सप्लेनेशन इफ एनी, अगर वो जो है रिप्लाई करता है अपना सो कॉज नोटिस का, ठीक है, तो उसको कोर्ट और मजिस्ट्रेट कंसीडर करेगा और उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी देगा सुनने का, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का यहाँ बात हो रहा है कि भाई एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी मिलना चाहिए उसको सुनने का, तो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी देगा। और अगर वो नहीं अच्छा से सहमत हो पाता है तो कोर्ट जो है पास कर सकता है एन ऑर्डर टू अटैचमेंट, ठीक है। सब क्लॉज 4 में यही बोला कि कोर्ट और मजिस्ट्रेट आफ्टर जो वो रिप्लाई करेगा सो कॉज नोटिस को, अगर नहीं करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो प्रोवाइजो में उसका दिया गया है, अगर रिप्लाई करता है सो कॉज नोटिस का तो कोर्ट उसका जो रिप्लाई है उसको कंसीडर करेगा और उसका रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा अपना बात रखने का। अगर कोर्ट को ये लगता है कि नहीं तो झूठे खाली भाषण दे रहा है, ठीक है, तो अटैचमेंट कर सकता है। प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आप नहीं आता है या रिप्लाई नहीं करता है सो कॉज नोटिस का, तो कोर्ट जो है एक्स पार्टी भी कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है अटैचमेंट का, ठीक है, कि भाई तुम तो आ ही नहीं रहे थे, तुमको बुलाए, नोटिस भी दिए, तुम रिप्लाई नहीं किए, जाओ तुम्हारा संपत्ति हम बिना तुम्हारे रहित हम अटैच कर देते हैं, ठीक है। सब क्लॉज 4 हो गया। सब क्लॉज 5 में क्या कह रहा है? देखो सब क्लॉज 5 में कह रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग हम तुम लोग को बताएं कि ये किंग क्लॉज है। किंग क्लॉज मतलब कि भाई ऊपर जो लिखा हुआ था वो तो ठीक ही है, अब मेरा बात सुनो, ठीक है। अब इसका बात क्या सुनना है? द कोर्ट और मजिस्ट्रेट इफ ऑफ द ओपिनियन दैट द इशुएंस ऑफ नोटिस डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द सीजर, द कोर्ट एंड मजिस्ट्रेट बाय इंटरिम ऑर्डर पास एंड एक्स पार्टे सच ऑर्डर शैल बी रिमेन इन फोर्स टिल द ऑर्डर ऑफ सेक्शन 6 इज पास्ड। अगर कोर्ट को और मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि भाई अगर नोटिस इशू करेंगे तो वो जो फलना बड़ा बाहुबली हैं, गैंगस्टर साहब हैं, वो तो अपना संपत्ति बेच के भाग जाएंगे, ठीक है, डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ सीजर, तो कोर्ट क्या करता है? कोर्ट बिना कोई नोटिस का एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। कोर्ट के पास ये पावर है कि कोई नोटिस भी नहीं देगा, सो कोई नोटिस भी नहीं देगा, बिना आपके एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर देगा, इंटरिम ऑर्डर, ठीक है।
सब क्लॉज 6 इसका क्या कह रहा है, कोर्ट और मैजिस्ट्रेट, जो भी कोर्ट और मैजिस्ट्रेट फाइंड्स द अटैचमेंट ऑफ सीजर प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय क्राइम, अगर कोर्ट और मैजिस्ट्रेट को ये मालूम चल जाता है कि भाई ये जो फलना संपत्ति है तो क्राइम से अर्जित किया गया है, ठीक है, अपराध से अर्जित किया गया है, चोरी डकैती किया गया है, ठीक है, तो कोर्ट और मैजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर करेगा और डायरेक्ट कर देगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब को कि डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए वैसे प्रॉपर्टी को, ठीक है। किस व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, टू द पर्सन हुम आर अफेक्टेड ऑफ सच क्राइम, जो उस क्राइम से अफेक्ट हुए हों, ठीक है। अब क्या है, देयर आफ्टर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब हैं विद इन 60 डेज जो क्या करेंगे, वैसे संपत्ति को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। या तो खुद से करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन या तो अपने किसी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर से डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे वैसे संपत्ति को जो कि सीजर किया गया था। सब क्लॉज 8 कहता है कि अगर कोई क्लेमेंट नहीं आता है वैसे संपत्ति का जो कि सीजर किया गया है, या फिर सरप्लस बच जाता है यानी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी कुछ बच गया वैसा संपत्ति, तो जो भी फॉरफीचर सामान है वो गवर्नमेंट का हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा। देखो ये कंफ्यूजिंग है, बड़ा है, लेकिन ईजी है, ठीक है। एक बार जल्दी से इसको दोहरा देंगे तो तुम लोग को में भी फायदा हो जाए। 107 में देखो क्या कहता है, 107 का यहाँ निकालते हैं, ठीक है। 107 में ये क्या कह रहा है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये लगता है कि कोई संपत्ति जो है प्रॉपर्टी है या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस से अर्जित किया गया है, तो वो पुलिस ऑफिसर जो है एक अप्रूवल लेगा सबसे पहले एसपी साहब से या कमिश्नर ऑफ पुलिस से, और अप्रूवल लेने के बाद एक एप्लीकेशन कोर्ट में डालेगा फॉर द अटैचमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी। उसके बाद जो कोर्ट और मजिस्ट्रेट है वो एक शोकॉज नोटिस इशू करेगी उस व्यक्ति को 14 दिन के लिए कि भाई अपना रिप्लाई करे कि काहे तुम्हारा प्रॉपर्टी को अटैच ना करें। सब क्लॉज 3 ये कह रहा है कि वैसे व्यक्ति को भी हम लोग एक कॉपी देंगे जो व्यक्ति वो उस संपत्ति को संभाल रहा है, वो चीज रह रहा है जिसका वो प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन वो उसको संभालता है, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है, कोर्ट और मजिस्ट्रेट, ठीक है, अगर रिप्लाई करता है शोकॉज नोटिस का तो भाई उसका कंसीडर करेंगे, और अगर हम उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी देंगे सुनने के बाद अगर हमको ये लगता है कि नहीं भाई ये तो झूठ बोल रहा है, ये बेवकूफ़ बना रहा है, तो वो प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे। अगर वो रिप्लाई नहीं करता है शोकॉज नोटिस का तो एक्स पार्टी ऑर्डर भी हम लोग पास कर सकते हैं उसके बिना में। सेक्शन 5 क्या कह रहा है कि अगर कोर्ट को ये लगता है, मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि भाई अगर हम नोटिस इशू करेंगे तो वो फलना व्यक्ति इतना बड़ा बाहुबली है, वो बेच बाच के भाग जाएगा, ठीक है, तो बिना उसके मौजूद में एक इंटरिम एक्स पार्टी ऑर्डर हम लोग अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी का पास कर सकते हैं। ये भी पावर है हमारे पास कोर्ट और मजिस्ट्रेट के पास। 6 के बाद जैसे ही हम लोग एक्स पार्टी ऑर्डर पास करेंगे कोर्ट और मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को डीएम को डायरेक्ट करेगा कि भाई जो भी व्यक्ति से ये छीना था या लिया था उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। डीएम साहब या तो सब क्लॉज 7 में क्या कहता है, डीएम साहब 60 दिन के अंदर या तो खुद से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट से डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। सब क्लॉज 8 में क्या कहा कि अगर वैसा कोई संपत्ति बच जाता है या क्लेमेंट उसका नहीं आता है तो वैसा संपत्ति सीधे सरकार का हो जाएगा। अरे देखो बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, आतिक अहमद थे, ठीक है, जबरदस्ती लिखवा लिए थे बहुत लोग का संपत्ति, ठीक है, तो उन लोग के लिए ये सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्या है कि जिसका केस चल रहा था कोर्ट में कि ये संपत्ति मेरा है, जबरदस्ती लिखवा ले, तो या तो उसको बांट देंगे और अगर कोई क्लेमेंट नहीं आता है तो वो संपत्ति सरकार का हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। सेक्शन 108 और 109 लास्ट है हमारा, इसको देख लेते हैं। लगातार 1 घंटा 28 मिनट अभी तक बोल दिए हैं भाई, मेरा मुंह दुख गया। सेक्शन 108 क्या है, सेक्शन 108 है मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस, ठीक है। देखो सेक्शन 108 में क्या कह रहा है कि मैजिस्ट्रेट साहब जो है किसी को भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे प्रेजेंस में ये फलना चीज को तुम सर्च करो, ठीक है, जो कि कंपिटेंट है इशू ऑफ सर्च वारंट, वो सर्च वारंट इशू करने के लिए। सेक्शन 108 में कुछ है नहीं, मैजिस्ट्रेट एनी मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट अ सर्च इन हिज प्रेजेंस वेयर ही इज कंपिटेंट टू इशू सर्च वारंट। कोई भी मैजिस्ट्रेट जो है डायरेक्ट कर सकते हैं कि सर्च वारंट जो है इशू कर दीजिए मेरे प्रेजेंस में, जो भी सर्च है वो मेरे प्रेजेंस में कीजिए। एनी मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट अ सर्च इन हिज प्रेजेंस वेयर ही इज कंपिटेंट टू इशू सर्च वारंट, अपने प्रेजेंस में कोई भी सर्च वर्च करवा सकते हैं। सेक्शन 109 पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट ईटीसी प्रोड्यूस, ठीक है,
अगर कोर्ट को ये लगता है तो वो इम्पाउंड कर सकता है एनी डॉक्यूमेंट और थिंग प्रोड्यूस बिफोर इट अंडर दिस संहिता। ठीक है, कोर्ट क्या कर सकता है, अपने पास वो डॉक्यूमेंट या चीज को अपने पास रख सकता है, इम्पाउंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक रिसेंट केस था कि एक बोतल या कोल्ड ड्रिंक के बोतल को लेके विवाद था कि अरे ये तो मेरे जैसा बोतल है, सेम बोतल बना दिया है। तो कोर्ट बोला लेके आइए दोनों बोतल को, दोनों को देखेंगे रख के कि सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि भाई कोई डॉक्यूमेंट को हम अपने पास अभी रखे एग्जामिन करने के लिए, तो कोर्ट वो रख सकता है। एनी कोर्ट थिंक्स फिट इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट और थिंग प्रोड्यूस बिफोर इट अंडर दिस संहिता। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर आज का। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ चैप्टर 7 हमारा खत्म होता है। इसके बाद वाला जो सेक्शन था 110 रेसिप्रोकल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो चैप्टर है चैप्टर 8 वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले 7A में था। रेसिप्रोकल वाला चैप्टर मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है चैप्टर हमारा 9 जो है वो सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, ये वाला पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से रिमाइंडर दे देते हैं कि आप ₹89 में आप हमारा ले सकते हैं, प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आपको नोट्स उसी हिसाब से दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो आई होप पसंद आया होगा। कहीं पे भी डाउट होगा तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।